मतलब एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दूसरा होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। उसको रैबिट होल बोलते हैं, है ना। उसमें आप एक बार घुस गए, दलदल है, उसके बाद आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। बेस्ट लाइफ एवर, सबसे उत्तम जीवन, तो इसमें स्क्रीन टाइम है ही नहीं। ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें पढ़ने से क्या मन में भावनाएं उठती है जो देखने से ना उठे। अगर आप एक किताब पढ़ते हो, अगर 1000 लोगों ने एक किताब पढ़ी तो 1000 अलग अलग दुनियाएं जो लेखक बनाना चाहता है वो आपके माइंड में बनेगी। ये स्क्रीन में जो आप देखते हो दैट इज़ नॉट इमेजिनेशन, वो आपको रियलिटी दिखा रहा है। बुक में जो आप देख रहे हो वो आपको दुनिया बनानी है, एक दुनिया बनी हुई है जो आप देख रहे हो, दूसरी दुनिया बनानी है। पिक्स अप अ पीस ऑफ पेपर लाइंग ऑन अ स्मॉल टेबल, तो आपको विजुलाइज करना पड़ता है, मतलब आपको कल्पना दौड़ानी पड़ती है कि एक छोटा सा टेबल था, आपके सामने तो कुछ है नहीं। जैसे स्क्रीन पे देखता हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ तो दिख जाएगा। सब कुछ दिख रहा है। इमोशंस को अच्छे से पहचान लो कि ये गुस्सा है, ये मुझे गुस्सा आता है, और ये गुस्सा आता है पर ये मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं उसको कंट्रोल करूँगा। तो आप समझ सकते हो कि ये हमें छोटी चीज़ लगे कि मेरे मन में तो ठीक है ऐसे इमोशंस है ये वो, पर वेस्ट में ऑलरेडी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो सबसे बड़ी समस्या ह्यूमैनिटी के लिए होने लगी है। और जो आपने अनुभव अपना साझा किया है, वो मैं भी कह सकता हूँ कि वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में भी सत्य है कि ये रोना क्या होता है, उसे क्या होता है, उसे मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये सब समझ रहा है। और हम लोग इतने बड़े होके भी अगर थोड़ा सा हम गुस्सा करें तो वो गुस्सा हम पूरे दिन तक चलाते हैं। नई आदतें बना सकते हो, उसका निर्माण कर सकते हो। वो आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे, ऐसा मनोविज्ञान में कहा जाता है। 21 दिन लगते हैं कोई भी आदत को बनाने में, कोई भी आदत को छोड़ने में। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी का स्वागत इस प्रातःकालीन कार्यशाला में। और हम करते ही रहते हैं ऐसी कार्यशालाएं, आपको तो पता है, आप आते रहते हो, तो अलग अलग विषय को हम चुनते हैं और उस पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। हम गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, आज गेस्ट ऑथर को बुलाया है, गेस्ट राइटर को बुलाया है, क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा होगा फ्लायर में, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ने की आवश्यकता और लिखने की आवश्यकता, उसकी महत्ता क्या है, कोई भी भाषा हो, ठीक है। तो हमारे समक्ष हमारे साथ उपस्थित है आदित्य जी, आदित्य श्रॉफ, आपका हार्दिक स्वागत कार्यशाला में। और एक वर्ष कम से कम होगा जब आपने इस पुस्तक भेंट की थी मुझे, और बहुत ही रोचक पुस्तक है। आप तो देखिए युवा है और इतनी कम उम्र में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, लगभग 5 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी, और प्रसिद्ध पुस्तक है और यहीं के है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम दूर से कोई शहर से लाए हैं, यहीं हमारे ही क्षेत्र के है, यहीं पे बड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वही अपना परिचय संक्षिप्त रूप में पहले दे हमारे श्रोतागण को, कि और फिर हम पुस्तक पे भी चर्चा करेंगे। खास करके जो पुस्तक का कंटेंट कभी और हम चर्चा करें, लेकिन जो लिखने की आपकी शैली है और आप जैसे अपने विचारों को प्रस्तुत करते हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चे भी ये सीखे। इस क्यों ये महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम एक गहन चर्चा आज करेंगे। तो आदित्य जी, आप अपना परिचय दे। लोगों ने आपको देखा तो होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि क्या क्या आप करते हो। आप मैराथन रनर भी हो, आप ऑर्गेनिक फार्मर भी हो, और एक राइटर भी हो, खास करके एंटरप्रेन्योर, मतलब अपना एक खुद का बिजनेस या व्यापार भी चलाते हैं। तो कृपया बताइए हमारे श्रोतागण को। नमस्कार।
हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो क्षमा चाहूँगा। बीच बीच में अगर थोड़े अंग्रेज़ी शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि आई राइट इन इंग्लिश और मेरी मातृभाषा गुजराती है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप तुरंत हाथ ऊपर करके मुझे पूछ सकते हो तुरंत। आई डोंट गेट डिस्टर्ब। तो बीच में वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बाद में सवाल पूछ लेंगे। जो भी रहेगा, डॉक्टर विवेक भी आज जो हमें उनके अनुभव के थ्रू जो ज्ञान देंगे। आपको कोई भी सवाल हो आप बीच में ही पूछ सकते हैं। तो अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं बॉर्न हुआ था मुंबई में, और फिर जैसे ही 1.5 साल का हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने दे टुक दिस लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऑफ मूविंग बैक टू पार्डी। मतलब हमारा यहाँ पे एंसेस्ट्रल फार्म तो था ही। तो मेरे पापा ने बस सोच के ही रखा था कि बस इतने साल जॉब करनी है, उसके बाद जो भी हो फार्म पे जाके बिज़नेस करना है। तो मेरे चाचा के साथ उन्होंने बिज़नेस चालू किया, और हम लोग मैं 1.5 साल का था, मेरी दीदी 3 साल की थी, तो हम लोग पार्डी शिफ्ट हो गए। और पार्डी में हमारे गुरु पद्मा माँ का आश्रम है। वहीं पे तो ऐसा बना ऐसा कि जो उनके फर्स्ट डिवोटी थे पद्मा माँ के, शी पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। तो मेरे पेरेंट्स पे पूरी जिम्मेदारी आ गई ये आश्रम संभालने की। तो हम आश्रम में ही बड़े हुए। हमारा जो फार्म है वो उसके अंदर 1 एकड़ हमारे पिताजी ने डोनेट की थी एक जगह, तो उसमें आश्रम बनाया था। और हम आश्रम में ही बड़े हुए, और सराउंडेड बाय नेचर, और जो एकदम ग्राउंड लेवल का एजुकेशन जो है वो मैं मानता हूँ कि वो नेचर से ही मिलता है। इट हैज़ टू बी स्पिरिचुअली बैक्ड ऑल्सो। मतलब कि आध्यात्मिक बैकिंग होना चाहिए कोई भी टाइप के ज्ञान का, तभी वो टिक सकता है। तो ये सब इट वाज जस्ट लक कि ये सब लक बोलो या फिर वो जो भी ब्लेसिंग्स बोलो, तो ये सब हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे ही जस्ट बाय चांस ये सब ट्रांसफ़र हुआ हमारे संस्कार में। फिर मैं स्कूल में था, एंड देन आई वेंट टू कॉलेज। और कॉलेज के दौरान ऐसा था, तो 4 साल में कॉलेज में मुंबई में था, मैंने इंजीनियरिंग की। वो एक दूसरी स्टोरी है। इंजीनियरिंग क्यों किया? क्योंकि मेरा जो थिंकिंग था, मेरी सोच थी, वो हमेशा मुझे थोड़ा क्रिएटिव साइड पे कुछ करना था। पर इंजीनियरिंग आज से 10 साल पहले कुछ, तो इंजीनियरिंग तभी तो बोलते थे कि इसीलिए करते कि आपको 4 साल मिल जाए सोचने के लिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, इसलिए लोग इंजीनियरिंग करते। तो मैंने भी उसी लिए कर ली थी इंजीनियरिंग। और हमारा फैमिली बिजनेस भी था, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो उसमें वो स्किल्स काम लग जाएंगे। तो तभी जब मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ और इंजीनियरिंग कर रहा था, तो तभी बहुत ज़्यादा संपर्क हुआ बाहर के लोगों से, बाहर की दुनिया से। और तभी मेरी सोच काफ़ी बदलने लगी कि, और मैंने माइंड में ऐसा तय कर लिया था कि मुझे, और एक छोटा किस्सा बताऊंगा बीच में। तो इंजीनियरिंग चल रहा था हमारा, और एक हमारे कॉलेज में एक काउंसलर को इनवाइट किया था। और वो कोई अभी मुझे नाम नहीं पता, पर कोई मशहूर काउंसलर थे, और उनको इनवाइट किया था। और उनका जो सेशन चल रहा था उसमें हम लोग को पूछा कि आप माइंड में सिर्फ इतना सोच लो कि आपको नहीं, आपका क्या सुपर पावर है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है, तो क्या है वो आप माइंड में सोच लो, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग ने सोच लिया। उसके बाद एक के बाद एक सब लोग को पूछा। तो मुझे आज तक याद है कि मेरे माइंड में मैंने ये रखा था कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या बनना है बड़ा होके। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब उस एज पे अगर हम सोचे कि मुझे एग्जैक्टली पता है, हमको अपना गोल पता है, तो उसके पीछे हम लोग काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में मैंने ये रखा था कि मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मुझे पता है क्या बनना है। और उस टाइम पे मुझे क्या बनना था वो टोटली ऑपोजिट है कंपेयर टू व्हाट आई एम नाउ। उस टाइम पे मेरा गोल ये था कि मुझे आई वांट टू रन, ये सब एग्जैक्टली इतना मैंने स्ट्रांगली सोचा था कि अभी तक मुझे याद है 10-15 साल के बाद, आई वांट टू रन अ $multi-million बिजनेस एंड आई वांट टू प्ले गोल्फ इन यूरोप ऑन अ मंडे। मतलब कि मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए कि वो
मल्टीनेशनल हो, मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस हो, और मैं इतना ऐसा फालतू का टाइम हो मेरे पास कि मैं मंडे को यूरोप में जाके गोल्फ खेल पाऊँ। और ऐसी मेरी सोच थी, और ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसे थे कि ये सब पॉसिबल है, ठीक है, ये मेरी सोच थी और मैं सोच के रखा था कि मुझे कुछ भी करके इधर पहुंचना है। और अगर आज मैं सोचूं कि मैं हमारे फार्म में वो गोबर के वो जो बनाते हैं ना, वो जो बनाते जो हम जलाते वो कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा खुश हूँ, तो कोई किसी के मानने में नहीं आएगा कि ये क्या सोचती है और ये क्या सोच है। पर ये जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो पूरी इस प्रकार की होती है कि जो अपने अंदर जो बचपन से लेके अभी तक जो विचार रहे हैं उनको आपने कैसे विकसित किया। और रीडिंग और राइटिंग का शौक़ तो बचपन से मैं बोलूँगा कि एक नेसेसिटी हो गई थी, क्योंकि जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे आश्रम में, हमारे घर पे जब तक हम लोग कॉलेज में थे तब तक कोई टीवी नहीं था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब मैं 34-35 साल का हूँ, तो आप मान सकते हो मैं स्कूल में कब रहूँगा। तो टीवी सब थे, कलर टीवीज़ भी थे, छोटा था तभी शायद ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ थे, पर सब लोग के घर पे होते थे। मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। तो बचपन में हमारे पास टीवी नहीं था, और ऐसा लगता था कि क्यों टीवी नहीं है, मतलब बाकी सब फ्रेंड्स के घर पे टीवी होता था। तो हम लोग को बहुत बार लगता था कि ऐसा क्यों हमारे पास टीवी नहीं है। और जैसे स्कूल में जाओ तो सब लोग कार्टून्स वगैरह डिस्कस करते थे, वो तो उस टाइम क्या वो शक्तिमान का कुछ शो चलता था, तो मुझे पता नहीं था कि शक्तिमान ये कोई जानवर है, आदमी है कि क्या है। और बाकी सब लोग इतना शक्तिमान वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, वो पोकेमॉन तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या होता है, कुछ अंडे जैसा क्या होता है वो। तो उस टाइम पे बहुत लगता था। एक बार ऐसा भी हुआ था कि क्रिकेट मैच थी, और मुझे तभी वो तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, गांगुली का टाइम था, तो बहुत ही इंटरेस्ट था क्रिकेट देखने में। और हमारे पास टीवी नहीं था, तो मम्मी और पापा यही बोलते थे कि बस फ्रेंड्स के घर पे जाके देख लो, एक ही तो मैच है। और ऐसा भी नहीं था कि कोई फाइनेंशियल रीजन की वजह से टीवी नहीं था हमारे पास, बट दिस वाज जस्ट अ वेरी कॉन्शियस चॉइस दैट माय पेरेंट्स हैड मेड। और उसकी वजह से उस टाइम पे भले ही हमें लगा होगा कि ये हमारे पास कुछ मिसिंग है, और वी आर द ऑड वंस आउट, कि यू नो बाकी सब लोग के पास टीवी है, हमारे पास ये नहीं है। तभी उस टाइम पे बिल्कुल ये सोच आई थी माइंड में, अभी तक मुझे याद है। पर उसकी वजह से जो इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, और आज मैं अपने आप को जैसे देख पा रहा हूँ और मैं जितना खुश हूँ, जस्ट सिंपली पुट, आई थिंक फाइनली लाइफ में ऑल दैट मैटर्स इज हाउ पीसफुल एंड हाउ हैप्पी यू आर। तो एट दिस पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स केम क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे वो एनकरेज करते थे सिर्फ वो अमर चित्र कथा के स्टोरीज पढ़ते थे, पंचतंत्र, और वो गुजराती में एक कॉमिक्स आता था, वो बकोर पटेल और शक्री पटलानी, पता नहीं आप कितने में से वो पढ़े होंगे। पर ये सब पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर इन माई डेवलपमेंट, इन माई जर्नी हैज़ बिन दिस वेरी सिंपल पॉइंट, जो मानने में भी नहीं आए कि नो टीवी। इतना रॉ भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि नो टीवी की वजह से मैं आज खुश हूँ। वो बहुत ही रैंडम और बहुत ही अब्सर्ड लगेगा, पर ये हकीकत है। आजकल टीवी का नहीं लेकिन फ़ोन का दौर है, तो यहाँ भी सब बोलेंगे कि हमारे पास टीवी तो है नहीं लेकिन हम प्रसन्न नहीं है। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि जब मैंने आपसे परिचय पूछा तो आपने कहा कि मैं प्रसन्नचित्त हूँ, और इसका कारण एक अगर देना हो तो ये है कि स्क्रीन टाइम हम कह सकते हैं, टीवी हो या फ़ोन हो, है ना। फिर घर जाके ऐसा मत कहना कि आपने बोला था टीवी, लेकिन हम टीवी कहाँ देख रहे हैं, हम तो सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं 24 घंटे। 24 तो मैं ज़्यादा ही बोल दिया, 24 में से 16 घंटे। और आपने कहा वैसे हमारे शादी विवाह में जो बच्चे आते हैं वो भी ये कहते हैं कि जो अन्य लोग जिसकी चर्चा करते हैं, कार्टून हो, मूवीज़ हो, मैचेस हो, तो उनको नहीं पता है, लेकिन जो संस्कार हम देते हैं हमारे विद्यालय में, उसके कारण उनको एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं पता है तो अच्छी बात है। मतलब एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दूसरा होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट।
मतलब वो जानने से कुछ विशेष हमारा विकास होगा नहीं। और वो मैं भी कहना चाहूँगा कि टीवी ना होने के कारण ऐसा आज मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन कम मिली हो या मेरी डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई हो। वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा हूँ, जो कि लोगों का डर रहता है कि इतना इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कि न्यूज़ चैनल्स देखो या ये देखो। न्यूज़ चैनल्स में तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा अगर ऑपोजिट ऑफ डेवलपमेंट होना हो तो वो न्यूज़ चैनल देख के होता है कि वो एडवर्टाइज्ड कंटेंट, जो पेड कंटेंट रहता है, वो बार बार ब्रॉडकास्ट करके आपका माइंड बदलने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये तो इतना ऑब्वियस हो गया है आजकल इंडियन न्यूज़ चैनल पे कि कोई भी देख के समझ जाए, अगर थोड़ी सी सेंस हो कि ये मतलब क्या बकवास चल रहा है। इंडियन नहीं, सभी जगह यही होता है, क्योंकि देखो उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य क्या हमारे उद्देश्य के साथ एक है? नहीं। उनका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो ऐसा ही कंटेंट बताएं जिसमें मसाला हो, जिसमें आप उत्तेजित हो, जो आप देखते ही हो, जिसको देखने के बाद आपका व्यसन बढ़े। मतलब ऐसा तो कोई दिखाएगा नहीं ना, सिवाय हमारे, कि आप देखो और फिर बंद कर दो और फिर सोचने लगो कि ये मैंने क्या देखा, क्यों देखा, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। ऐसा तो कंटेंट दिखाएगा नहीं। सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं कि जो कंटेंट में आपका हित हो, जिसमें आपकी बुद्धि जागृत हो, उसको वो दबा देते हैं। मतलब ये कोई मनुष्य नहीं कर रहा है पीछे से, एल्गोरिदम, एआई जो है, मशीन है, वो कर रहा है, उसको दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर व्यूज़ आएंगे ही नहीं। मतलब जितना भी आप टैग, जैसे ये है, ये रिकॉर्ड होगा, ये जाएगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको प्रमोट करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो ऐसी बात है, प्रमोट किसको करेगा? जैसे जंक कंटेंट हो, कोई जंक सॉन्ग्स है, तो उसमें तो, और एक बार आपने अगर बच्चे ने क्लिक कर दिया या अगर अभिभावकों ने भी एक बार क्लिक कर दिया, फिर आपको ऐसा ही कंटेंट वो दिखाता रहेगा ताकि आप उसको रैबिट होल बोलते हैं, है ना, उसमें आप एक बार घुस गए, दलदल है, उसके बाद आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही आपकी बुद्धि, निर्णय करने की क्षमता आपकी इतनी है नहीं, तो क्योंकि आपने वो क्लिक किया, उसके बाद आपका और पतन होगा, मतलब आपका अधोगति की ओर आप अग्रसर हो जाओगे। तो ये बहुत एक बड़ा पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम जो है लोग आजकल देखते हैं। हम यहाँ चर्चा करें पढ़ने की, जैसे यहाँ शीर्षक आप देख रहे होगे, द बेस्ट लाइफ एवर। तो जैसे आपने पूरा विस्तार रूप से समझा है, बेस्ट लाइफ एवर, सबसे उत्तम जीवन, तो इसमें स्क्रीन टाइम है ही नहीं। आप ये बताइए आदित्य जी कि इसमें मेरे तो मन में बहुत प्रश्न है, लेकिन पहला प्रश्न ये है कि अगर हम पढ़ने की बात करें, उसको स्क्रीन टाइम के साथ कंपेयर करें, मतलब दोनों की तुलना करें, तो पढ़ने में, ये तो आपने लिखा है, लिखने की बात हम आगे करेंगे, पढ़ने में क्या क्या उनका विकास हो सकता है। पहले आपने जो भावनात्मक स्तर पे कहा, उसका एक उदाहरण दीजिए कि जैसे मैंने कोई चैप्टर, और टेक्स्ट बुक नहीं, क्योंकि माता पिता बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक तो बच्चे पढ़ते हैं, मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे आपने कहा अमर चित्त कथा है, मतलब आध्यात्मिक, और नॉवेल्स है जो कल्चरल होते हैं, जिसमें कोई संदेश हो। तो ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें पढ़ने से क्या मन में भावनाएं उठती है जो देखने से ना उठे? क्योंकि आज भी आधुनिक जीवन में भी अगर आप इंग्लिश में कहो तो हम बोलते हैं वेल रेड पर्सन, है ना, कोई भी हो तो वेल रेड पर्सन, उसने बहुत पढ़ा है। हम ऐसा नहीं कहते वेल वॉच्ड पर्सन, कि बहुत बहुत दिखता है ये, Right. है ना। तो जैसे आपने इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा आएगी नहीं उनके दिमाग में, तो क्या ऐसा भावनात्मक स्तर पे क्या होता है? आप अपने अनुभव साझा कीजिए। बहुत लोग मानते हैं कि जैसे मतलब जो भी, जैसे एक किताब छपी, राइट, एक किताब पब्लिश हुई, तो उसकी मूवी भी बनती है आजकल, बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं पे भी हो, उसकी मूवी बनती है। तो लोग मानते हैं कि, मतलब पूछते हैं कि ये पूरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 3 घंटे का मूवी देख लिया तो सेम पूरा स्टोरी तो समझ में आ गया, जो भी ऑथर को, जो भी लेखक कहना चाहता है वो तो हमें समझ में आ जाएगा। तो मेरा जवाब है कि नहीं, वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि इंग्लिश में ना ऐसे एक कहावत है, इट इज़ समथिंग लाइक अ फिल्म कैन बी वॉच्ड इन वन वे, a film can be watched in one way, a book can be read in 1,000 ways। मतलब कि एक मूवी, एक फिल्म जो आप देखते हो,
उसको देखने का एक ही तरीका है, जैसे आपको दिखाया वैसे आपने देखा। अगर आप एक किताब पढ़ते हो, अगर 1000 लोगों ने एक किताब पढ़ी तो 1000 अलग अलग दुनियाएं जो लेखक बनाना चाहता है वो आपके माइंड में बनेगी, राइट? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो कोई मूवी हो जिसमें एक लड़का जंगल में गया, ये शेर दिखा, तो आजकल तो एआई वगैरह से बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं, तो आप बहुत रोमांचक इफेक्ट्स आती है कि शेर आपके ऊपर आया, ये सब वो लड़के के ऊपर आया है पूरा। पर जैसे आपको दिखाया, जैसा आपको शेर दिखाया, जैसा आपको लड़का दिखाया, जैसा जंगल दिखाया, एग्जैक्टली वैसा ही देखोगे आप, राइट? पर आप एक बुक पढ़ोगे, उसमें वो जंगल, वो लड़का, वो शेर डिस्क्राइब किया है, तो शेर कैसा दिख रहा है, कैसा लड़का कैसा महसूस कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसे टाइप के पेड़ है वो जंगल में, वो हर एक व्यक्ति के माइंड में अलग अलग भावनाएं आएगी। और यही होता है इमेजिनेशन। ये स्क्रीन में जो आप देखते हो दैट इज़ नॉट इमेजिनेशन, वो आपको रियलिटी दिखा रहा है। बुक में जो आप देख रहे हो वो आपको दुनिया बनानी है, एक दुनिया बनी हुई है जो आप देख रहे हो, दूसरी दुनिया बनानी है। तो ये लगेगी बहुत छोटी चीज़ कि ठीक है ना, तो क्या बड़ी बात है, पर यही जो है एक आपके माइंड में एक हैबिट बनता जाए ऐसे कि जो भी है आपको पूरा सिनेरियो इमेजिन करना है, आपको आपके फीलिंग्स या तो वो सीन के अंदर जो भी लड़के लड़कियां जो भी है एक्टर्स है उनके फीलिंग्स, ये सब इमेजिन आपको खुद ही को करना है, आप पूरी दुनिया आप ही को बनानी है। तो वो आगे जाके एटलीस्ट मेरे अनुभव से बताऊंगा कि ये डायरेक्टली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड या ऑफ द ह्यूमन माइंड है वो डेवलप करता है। यानी कि कोई समस्या में आप कैसा उसका निराकरण ला पाओ, वो इमेजिनेटिव पावर, मतलब आज के ये साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है कि आज बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया, और हम लोग को इतना रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि हम लोग का जनरेशन इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ नहीं था, और हम लोग ने भी काफ़ी किताबें पढ़ी है, काफ़ी कहानियाँ सुनी है और उससे हमारी दुनिया बनाई है। तो हमें लगता है कि हम भी तो टीवी देखते थे, हम भी, पर वो इतना बड़ी समस्या तभी नहीं थी जितनी स्क्रीन टाइम अभी समस्या है। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर ऐसा आगे बढ़ता गया, अगर स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा रहा, तो बच्चे जब भी बड़े होंगे तो दे विल बी एज गुड एज मेंटली हैंडीकैप्ड। मतलब कि वो लोग का मनोविकास इतना हुआ ही नहीं होगा कि वो लोग अपने आप अपने डिसीजंस ले पाए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और वो तो सबसे बड़ा गुनाह होगा अगर हम एज पेरेंट्स ऐसा होने दे हमारे आंखों के सामने, जस्ट सो दैट यू नो कि थोड़ा बच्चा चुप रह जाए, थोड़ा शांत रह जाए, ऐसा सोच के हम उनका पूरा फ्यूचर है वो दाव पे लगा रहे हैं। मैं उनको उदाहरण देता हूँ इसमें से, ठीक है? जैसे आपने जो कहा उसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने पुस्तक खोली, ठीक है, और मैंने पढ़ा कि माई होस्ट पिक्स अप अ पीस ऑफ पेपर लाइंग ऑन अ स्मॉल टेबल, द ओनली पीस ऑफ फर्नीचर इन द रूम, and draws what looks like a street map. I wait patiently as she adorns it with small arrows to mark out directions. I look around the place, waiting for her to finish the sketch. It is a small room. A white curtain separates the kitchen from the living area, which doubles up as a bedroom at night. Smoky fragrance from a hand-rolled incense stick burning in one corner engulfs the dimly lit room. It stirs in my head some vague memories from childhood, happy memories, like that small temple where Nana, my grandfather, used to take me each evening. They used the same incense sticks, didn't they? अभी ऐसे ही मैंने रैंडमली खोल के पढ़ा है। अभी इसमें आपने देखा कि भाषा पूर्ण रूप से समझ में ना आए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। आप देखो कि उन्होंने क्या लिखा है कि माई होस्ट, मतलब जो जिनके घर आप रहे थे, पिक्स अप अ पीस ऑफ पेपर लाइंग ऑन अ स्मॉल टेबल। तो आपको विजुलाइज करना पड़ता है, मतलब आपकी कल्पना दौड़ानी पड़ती है कि एक छोटा सा टेबल था, आपके सामने तो कुछ है नहीं, जैसे स्क्रीन पे देखता, अगर मैं देख रहा हूँ तो दिख जाएगा, स्मॉल टेबल है। फिर आपने बताया है कि इट इज़ अ स्मॉल रूम, तो छोटा कमरा है। अ वाइट कर्टन सेपरेट्स द किचन फ्रॉम द लिविंग एरिया, मतलब एक पर्दा है, कौन से रंग का है? तो आपके दिमाग में आया ना, सफ़ेद धवल रंग आया, श्वेत रंग आया, which doubles up as a bedroom at night. तो रात को क्या करते हैं, पर्दा हटा देते तो वो बेडरूम भी बन जाता है। स्मोकी फ्रेग्रेंस
फ्रॉम अ हैंड रोल्ड इंसेंस स्टिक। तो अभी आपको अपने मन की आंखों से देखना है कि धुआं आया है, तो आपका मन सक्रिय हो गया है, एक कलात्मक रूप से सक्रिय हो गया है। अभी अगर बच्चा पढ़ेगा और उस ये एक प्रकार का व्यायाम है, मानसिक व्यायाम है, मतलब उस वैसे मसल नहीं है ब्रेन में, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे सोचे क्रियात्मक रूप से कि उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, बार बार जितना भी पढ़ रहा हूँ, इसमें कितनी एकाग्रता चाहिए और कितनी कल्पना शक्ति दौड़ानी पड़ेगी। उसके बाद अगर बच्चा ये बार बार करेगा, तो जब उसको ये सवाल पूछ, जैसे आपके काउंसलर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो या आप में कौन सी अलौकिक शक्ति है, तो आपने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो भी विजुअलाइज कर पाएगा, सोच सकेगा अपने आगे जाके मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ये कल्पना शक्ति जो है सिर्फ मनुष्य में होती है, पशुओं में नहीं होती कल्पना शक्ति। पशु सिर्फ अभी का सोच सकते हैं, उनमें है ही नहीं वो क्षमता। अभी बच्चों को हमने सिखाया, जैसे हमारे ब्रेन में जो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स होता है आगे का भाग, वो पशु में नहीं होता, होता है तो बहुत इतना डेवलप नहीं होता, इतना विकसित नहीं होता है, तो वो कल्पना नहीं दौड़ा सकते, वो कल्पना कर ही नहीं सकते आगे का। और हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। तो स्क्रीन टाइम अपनी कल्पना शक्ति को, जो आपकी क्षमता है, वो दबा देगा, और पढ़ने से उसका व्यायाम होगा, तो और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो फिर आपको पूछेगा, अगर बच्चा स्क्रीन देख रहा है, पूछो को क्या बनना चाहते हो, वो क्या बोलेगा, वो सोच ही नहीं सकता है आगे का। और ऐसे कई सारे वर्कशॉप्स वगैरह भी हम करते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग के वर्कशॉप्स। तो उसमें एक एक्सरसाइज जो हम बच्चों से करवाते हैं वो ये होता है कि जैसे कोई अगर पॉसिबिलिटी हो तो कोई बाहर नेचर में जाते, कोई गार्डन में जाते या फिर कोई फार्म में जाते, और वहाँ पे सिर्फ बैठते हैं बच्चे, और उनको हम बोलते हैं कि एक पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ ऑफ 5 सेंटेंसेस, एक पैराग्राफ लिखो, बस आपको कैसा क्या दिख रहा है, क्या फील हो रहा है, बस एक पैराग्राफ लिखो। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे लिखेंगे कि देयर आर कोकोनट ट्रीज, देयर आर क्रोज, देयर आर द सन इज शाइनिंग, ये सब, ठीक है, कुछ छोटी सी स्टोरी बनाएगा बच्चा। और फिर हमारा एक्सरसाइज रहता है कि आप अभी उनको बोलो आंखें बंद करने के लिए, आंखें बंद करके आप 5 सेंटेंसेस अपने माइंड में बनाओ कि आपको क्या महसूस हो रहा है। तो जैसे ही ये करते हैं एक्सरसाइज, जैसे, और उसके बाद आंख खोल के वो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो जो फर्स्ट 5 सेंटेंसेस लिखे आंख खोल के, और हमें आँख खुली रखे, और जो दूसरे 5 सेंटेंसेस लिखे, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग अंतर रहता है कि सेकंड पार्ट जो अगर पढ़ा हम लोग ने, तो ऐसा लगेगा कि ये बच्चा गिफ्टेड राइटर है, क्योंकि ऐसा रहता है कि आई कुड फील द ब्रीज ऑन माई फेस, आई कुड फील द फ्रेग्रेंस ऑफ द ग्रीन ग्रास और द ड्यू वॉश्ड ग्रास, ऐसे। तो अपने आप से ये सब सेंसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके अगेंस्ट जब भी कुछ भी हम देखते हैं, तो वो हमारा जो विजन है वो इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, स्पेशली कोई स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ बॉम्बार्ड किया जाता है कि पूरा दृश्य आपको एक साथ दिखा देंगे कि इसमें पेड़ भी है, ये भी है, सब कुछ है, और बस आपको एक क्षण के लिए दिखाते हो, इतना सब आपको अब्सॉर्ब कर लेना है। तो आपको सोचने का या उसको कुछ भी इमेजिन करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो क्रिएटिव राइटिंग का सबसे बेसिक एक्सरसाइज हम यही करते हैं हमेशा, और इससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हमने पाए हैं कि ऑटोमेटिकली बच्चों का इमेजिनेशन बहुत ही खुल जाता है, और वो अपने आप को अपनी भावना को, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। और वो राइटिंग का खैर हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पर जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर वो किताब अच्छे से लिखी हुई है, उसमें जो मेन पर्सन है वो क्या फील कर रहा है, वो किताब आपको वही फील कराएगा जो वो पर्सन फील करता है। और इससे जो है इमोशनल डेवलपमेंट जो बोलते हैं, वो बहुत, आई थिंक, बहुत अच्छे मात्रा से डेवलप होता है। आज हम देखते हैं कि बाहर जाओ और मतलब कितना गुस्सा है लोगों में, जैसे कुछ ऐसा छोटा ड्राइविंग का मिस्टेक हो गया तो इतना गुस्सा, मतलब इतना चिड़चिड़ापन, इतना फ्रस्ट्रेशन। और जबकि
देखो तो कोई बड़ा ही वुड बी समबडी हु इज़ वेल टू डू, कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए लाइफ में, पर एक छोटी सी गलती की वजह से इतना आई एम जस्ट, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रोड रेज अग्रेशन जो होता है यूएस में, तो अग्रेशन के बहुत मतलब बच्चे लोग में केसेस होने लगे हैं। स्कूल में, हाँ, तो स्कूल में यूएस में जो आदित्य जी जिसका जिक्र का है, वो है स्कूल में बच्चे, अब तो वहाँ तो बंदूकों का वो नियम भी है ना कि आप बंदूक ले सकते हो सरेआम, तो ऐसे बंदूक लेके बच्चे कितनी बार तो शूटिंग्स हुए हैं स्कूल के अंदर। तो ये सब जो एज अडल्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ में लोग एकदम ऐसा इमोशंस अपने खो बैठते हैं। ये सब नहीं होता अगर इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हुआ हो, कि आपको पता है, जैसे बहुत ऊंची बात है पर जैसे ओशो बोलते हैं कि मृत्यु का भय तभी जाएगा जब आप मृत्यु को जान लो। तो मैं यही मानता हूँ कि इमोशंस का कंट्रोल ओवर यू तभी जाएगा जब आप इमोशंस को अच्छे से जान लो, तभी आप इमोशंस को अच्छे से पहचान लो कि ये गुस्सा है, ये मुझे गुस्सा आता है और ये गुस्सा आता है पर ये मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं उसको कंट्रोल करूँगा, और जितना चाहिए जब भी चाहिए बस उतना ही मुझे गुस्सा आएगा। ये गुस्से की बात हो गई। दूसरा होता है सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, जो भी है। और ये सब क्योंकि एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था कि वेस्ट में काफ़ी रिसर्च हुई, तो रिसर्च के माध्यम से साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसमें आज सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को घर नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको पता नहीं है वो क्या सोच रहे, मतलब वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो सबसे बड़ी समस्या की गई है मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि ये हमें छोटी चीज़ लगे कि मेरे मन में तो ठीक है ऐसे इमोशंस है ये वो, पर वेस्ट में ऑलरेडी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो सबसे बड़ी समस्या ह्यूमैनिटी के लिए होने लगी है कि आपके थॉट्स बस दौड़ रहे हैं और आप सोच ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि किधर जा रहे हैं थॉट्स। क्या जैसे एनिमल्स जो रहते हैं, जैसे आपने बताया कि वो अपने सोच के बारे में सोच नहीं सकते, दे आर ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट्स। जैसे भूख लगी तो खाने चल गए, गुस्सा आया तो अटैक कर दिया, बस थ्रेटन फील हुआ तो अटैक कर दिया। तो ये सब एनिमल के ट्रेट्स जो है वो ह्यूमंस में दिखने लगे हैं जस्ट बिकॉज हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। नहीं, उससे हम पशु से बदतर है, मतलब पशु से उच्च स्तर पे हम होने चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है कि पशु सुरक्षा के लिए क्रोध करता है। मतलब आप उसको छेड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमको ना छेड़े तो जैसे आपने कहा रास्ते पे वैसे ही। और दो व्यक्ति का कलह चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आजू बाजू सब आके देखते हैं जैसे कोई तमाशा चल रहा है। वो उनके लिए जैसे ग्लैडिएटर गेम्स होते थे पुराने ज़माने में, ग्लैडिएटर गेम्स होते थे, अलग अलग ऐसे कुश्ती होती थी, तो उसमें क्या है कि लोगों को आनंद आता है, मतलब मज़ा आता है उनको कि ये देखने में कि दो लोग झगड़ रहे हैं। और ये एक आई थिंक ये इज़ ऑल्सो बिकॉज एक सोसाइटी में ऐसा नॉर्म हो गया है, बी इट थ्रू बॉलीवुड मूवीज़ या ये जो इतने सारे सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होता है कि ऐसा दिखाना, गुस्सा दिखाना, अग्रेशन दिखाना, ऐसे अपने इमोशंस, जैसे कोई मूवी देखो उसमें कोई सैड हो गया तो बस एकदम सैडनेस को हाईलाइट करना, ये सब अच्छी बात है, ऐसा दिखाते हैं। वायलेंस मतलब हिंसा भी, हाँ। जैसे एपेक्स प्रेडेटर, मतलब टॉप, आप फूड चेन में आप सबसे ऊपर हो, अल्फा मेल हो, तो मतलब जैसे आपने कहा उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जैसे कोई पुरस्कार आपको मिल गया कि ये अच्छा है, ये आपका आदर्श है, ऐसे दिखाते हो। तो ठीक बात है, आइकॉन्स ऐसे बनाते हैं। तो ये जो आपने कहा था मीडिया का एक एजेंडा होता है, तो इसलिए वो ऐसे बनाते हैं क्योंकि यही मसाला है ना। बाकी तो आप अगर शांत रहोगे राम की तरह तो उसमें क्या मसाला मिलेगा। तो वो राम की तरह शांत रहने में आई थिंक अंदर से उस आदमी को मजा आती है, पर बाहर के लोगों को तो कुछ मजा नहीं आएगा। इसलिए अभी भी रामायण तो चल ही रहा है, तो उसका भी एक है साहित्य कि कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को अभी से हमें प्रेरित करना चाहिए कि हमारा इतिहास पुराण है, वो आप पढ़िए, उसमें भी आपको रसानुभूति तो उसमें ही होगी, वास्तविक रसानुभूति। ये जो है ये तो आता जाता है, उसमें वास्तव अगर आपको गुस्सा ही करना है तो रौद्र रस का पढ़िए, है ना। जैसे शिव जी का तांडव पढ़िए, दुर्गा माता का जो विध्वंस था वो पढ़िए, तो उसमें रौद्र रस का अनुभव होगा। इसमें तो क्या होगा, इसमें तो आपकी मनुष्य
पशु क्या, पशु से भी बदतर आपकी एक स्थिति हो जाएगी। वही और जो- मानसिक जो आपको ग्लानि होगी उससे, उसमें तो मनोविज्ञान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वही जो इमोशंस हम फील करते हैं वो एक बार अच्छे से पहचानने चाहिए और पहचानने का प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पहचान के बैठा हूँ यहाँ पे, पर पहचानने का प्रयास करना चाहिए। तो एक जो शांति की अनुभूति होती है वो बहुत उच्च प्रकार की होती है। और ये जो मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं कि और आजकल तो हम लोग क्या, ये जो बॉलीवुड स्टार्स वगैरह जो है, फिल्म स्टार्स, वही हमारे हीरोज़ बन गए। तो और स्पोर्ट्स स्टार, और स्पोर्ट्स स्टार्स, और जैसे मतलब एज अडल्ट हम लोग भी अगर देखें कि पूरे दिन में जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें से कितने इवेंट्स में हम अपना जो मेंटल कंट्रोल है, जो इमोशनल कंट्रोल है, वो खो बैठते हैं। तो ऐसे छोटी सी कोई 10 मिनट कुछ झगड़ा हो गया किसी से, बॉस से हो गया झगड़ा, स्पाउस से हो गया, और बोलते कि आज मेरा भी दिन खराब हो गया, मेरा मूड खराब हो गया। तो आपकी 10 मिनट बिगड़ी हुई है, आपका दिन बिगाड़ना या नहीं बिगाड़ना वो आपके हाथ में होना चाहिए आइडियली। तो हम भी ये चीज़ में लैकिंग है इमोशनल डेवलपमेंट में। और हमारा जो फ्यूचर, हमारे बच्चे जो है वो इस पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारे से भी ख़राब स्थिति उनकी हो सकती है। एक्चुअली आपने कई बातें रखी है। एक है जैसे आपने वो जो एक्सरसाइज कही बच्चों की, उसमें तो ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी देखने की शक्ति और क्षमता, उसको भी बढ़ावा मिलता है। और वो हम देख सकते हैं, जैसे इसमें अभी पुस्तक में से जो मैंने थोड़ा पढ़ा, उसमें आप देख सकते हो कि लेखक आपने कितना बारीकी से ऑब्जर्व किया है, देखा है कि कमरा कैसा था, एक एक डिटेल देखी है आपने और उसके बारे में लिखा भी है। तो मुझे लगता है ये तो इमेजिनेशन जो आप कहते हो, कल्पना, उसके पहले एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी होनी चाहिए कि बच्चा देख सकता है जो आजू बाजू चल रहा है। कई बार देख ही नहीं पाते क्यों, हमारे मन की उलझनों में हम इतने डूबे हुए हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि सामने क्या चल रहा है। तो ये तो पहला सोपान हो गया। कोई भी एजुकेशन, विद्या ग्रहण में आप अगर देख ही नहीं पा रहे, आपकी इंद्रिया, आपने मन की बात की, इंद्रिया ही आपकी सक्रिय नहीं है कि आपकी आंखें देख नहीं सकती, आपका कान सब सुन नहीं सकते हैं, तो कैसे आप सोच सकोगे। और आप देख रहे हो कि जो स्क्रीन टाइम जिसका ज़्यादा होता है उसकी आंखें भी अलग होती है। मतलब वो उनका जो देखने का तरीका है उससे ही पता चल जाता है कि ये बच्चा स्क्रीन टाइम पे कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और सुनने में भी ऐसा ही होता है, वो आपके साथ संबंध नहीं बना पाते। जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो या उनका व्यवहार देखो, तो डॉक्टर क्या कोई आम आदमी आप भी कह पाओगे कि ये ज़्यादा ही, आप हाँ बोल रहे हो तो आप समझ सकते हो कि फ़ोन ज़्यादा ही देखा है। आँख बिगड़ जाते वो तो और की बात है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वही अलग होता है। तो ऑब्जर्वेशन पे ही आप थोड़ी बात कीजिए। और एक हैरान करने वाली वीडियो कहीं से आई थी, तो मैंने उसमें ऐसा था कि जापान में कहीं पे कोई 14-15 साल का लड़का ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है और कुछ घटना घटी है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और वो लड़का जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैसा खड़ा रह के, जैसे जो स्क्रॉल करते हैं ना, उसके हाथ में वो एक ऐसा एक डिवाइस है, वो लोग ने डेवलप किया होगा कुछ, ये जो एडिक्शन हो जाता है सोशल मीडिया से वो दूर करने के लिए। ऐसा सिर्फ एक फ़ोन नहीं रहता, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट ये रहता है, स्क्रीन जैसा रहता है जिसमें कुछ दिखता नहीं है। तो वो इस हद तक एडिक्टेड है कि वो सिर्फ उधर खड़ा है और वो बस ऐसा उसका अंगूठा चल रहा है बस। तो ये उससे अच्छा तो हमारी मुद्राएं कर ले योगा की तो काम आ जाएगी। राइट। तो और दूसरी बात है कि आपने कहा कि अपने मन में जो भावनाएं उठ रही है उनको हम जान सके, है ना, पहचान सके। लेकिन पहले तो और मतलब आपने एक और सोपान आगे कह दिया कि उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, मतलब उसका एक सक्रिय रूप दे। लेकिन बच्चों को, बड़ों को भी, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ। तो कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आजकल हम टेक्सटिंग करते हैं उसमें भी लिखते नहीं है, सिर्फ इमोजीज भेज देते, इमोटिकॉन्स भेज देते, जो गुफाओं में, केव्स में ऐसे पेंटिंग करते थे, वैसे आ गए वापस कि जो लिखने की क्षमता है। पहले जैसे आपने कहा कि आप आश्रम में बड़े हुए तो प्रकृति के साथ संबंध था,
शादा बाबा में भी यही है, ये भी एक आश्रम है। तो प्रकृति के साथ संबंध है, साथ साथ संस्कृति के साथ भी संबंध होता है। उसका पहला सोपान है राइटिंग। और एक विद्या आरंभ एक बड़ा संस्कार था, है भारतीय षोडश संस्कार में, कि बच्चा पहले जो लिखता है उसको जैसे रेत पे लिखवाए गए या स्लेट पे लिखवाए गए, और बहुत उत्सव होता था जब बच्चा पहले लिखता है तो और बोलता है तो। और क्या लिखवाते हैं तो ओम लिखवाते हैं, क्योंकि मंगलाचरण है, मांगल्यम लाता है ओम। जैसे ये हमारे जो सब चिन्ह है, ओम, श्री, स्वस्तिक, शुभ, लाभ, ये सब लिखवाते थे, है ना। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा सोपान कि अभी बच्चे में संस्कार आया है, संस्कृत हुआ है। तो प्रकृति और संस्कृति, और आपने जो बात की अभी वो तो विकृति है, वो ना प्रकृति के साथ संबंध है ना संस्कृति के साथ संबंध है, और विकृति आ गई। तो इसलिए मानसिक विकृति पहले आती है। तो इस पे आप जो है बात कर सकते हो कि जैसे इसमें भी आपने प्रकृति का बहुत लिखा है, और उसको ऑब्जर्व करते करते फिर आपने उसको संस्कृति के रूप में व्यक्त किया है ना। तो प्रकृति के साथ भी एक संबंध है पढ़ने का। कई बार हम देखते हैं कि जो पढ़ते हैं वो प्रकृति में पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे पढ़ेंगे या पेड़ के नीचे बैठ के लिखेंगे। हम भी यही बच्चों को सलाह देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप बाहर जाओ, कमरे में ना बैठो, कुछ नहीं तो आप लोगों के साथ बातें कीजिए, सुनिए, तो आपकी क्षमताएं बढ़ेगी। तो इसमें भी आप थोड़ा बता सकते हो कि जो प्रकृति और संस्कृति का समन्वय है, जो शादा बाबा में हमारा मोटो है, होलिस्टिक एजुकेशन इन द लैप ऑफ नेचर। तो इन द लैप ऑफ नेचर प्रकृति है, होलिस्टिक एजुकेशन संस्कृति है। तो दोनों का समन्वय चाहिए, नहीं तो विकृति आएगी आपके मन में और शरीर में और संबंधों में। तो इसको पूर्ण विकास कहते हैं ना, सर्वांगीण विकास। तो इसमें आप जो है अपने अनुभव बताइए कि प्रकृति में रह के, आप तो दौड़ते भी हो, तो प्रकृति में रह के फिर आपने कैसे ये अपना जो सांस्कृतिक पक्ष है, पढ़ना लिखना, उसका समन्वय किया। ओके, सो शॉर्ट में आई विल टेल यू हाउ दिस बुक, ये किताब का निर्माण कैसे हुआ था। तो कॉलेज के बाद मैंने जैसे स्पोर्ट्स में हमेशा मुझे इंटरेस्ट होता था, तो मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था। पर जैसे मैं कॉलेज ख़त्म करके बीच में एक छोटा सा चरण ये छूट गया कि कॉलेज के बाद मैं जर्मनी में था, और जर्मनी में तो कॉलेज के दौरान मैं जर्मन लर्न करता था, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि वेस्ट जो है, थोड़ा सा आई विल रिग्रेस फ्रॉम द टॉपिक बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, वेस्ट जो है वो हमारी संस्कृति से ज़्यादा अच्छा है, उनका जो भी उनकी सोच है वो ज़्यादा आधुनिक है। ये सोसाइटी का कंडीशनिंग बोल सकते हैं, पर मुझे यही लगता था कि मैं कॉलेज के बाद तो जर्मनी जाऊंगा, और जर्मनी में आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस या कुछ भी जो भी, पर मैं सेटल होने वाला हूँ जर्मनी में, ये मैंने माइंड में सोच के रखा था। और उसके लिए मैं जर्मन भी लर्न करना मैंने चालू किया था। तो जर्मन मैं कॉलेज में था तभी लर्न करता था, और जैसे हमारा जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स था उसमें द लास्ट 6 months इज़ कंपल्सरी इंटर्नशिप। तो मैंने एक इंटर्नशिप जर्मनी में भी की, और जर्मनी में मैंने जब इंटर्नशिप की तो दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, कि उधर जाके मैंने उधर रह के जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और जो मेरे उस टाइम के दौरान जो फीलिंग्स, इमोशंस थे उस टाइम पे, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, कि मुझे कुछ भी करके इंडिया में ही वापस जाना है, और जहाँ जो मेरे रूट्स है उसमें ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है। जर्मनी में आई वुड हैव, ठीक है, जॉब वगैरह सब अच्छा सा रहता है सब, पर आफ्टर अ पॉइंट लाइफ में ये डिसाइड करना रहता है कि सक्सेस को तुम क्या व्याख्या देते हो। और उस टाइम पे मेरी सोच ये थी कि नहीं, मैं जर्मनी में नहीं रह सकता। तो जब भी मैं वापस इंडिया आया, और मैंने हमारा फैमिली बिजनेस जो एक छोटा सा, इट्स अ फाउंड्री, हम लोग स्टील कास्टिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट था, उस टाइम पे मेरे सब फ्रेंड्स जो थे पार्डी अतुल में या इवन मुंबई में,
तो आज के दिन में भी 90% ऑफ माई, हम लोग कॉलेज में 75 लोग थे, उसमें से 90% लोग यूएस में है या वेस्ट में है। तो जब भी मैं वापस आया तो फुटबॉल खेलने के लिए मतलब टीम ही नहीं बन रही थी, तो आई पिक्ड अप रनिंग एज अ स्पोर्ट, क्योंकि इट्स अ सोलो स्पोर्ट, आप जब चाहो तभी आप रनिंग जा सकते हो। और एक मेंटल, आपने भी देखा होगा कि एक बार आप थोड़ी सी छोटी सी दौड़ लगा के आओ तो फ्रेश हो जाता है माइंड, अच्छा लगता है। तो बस आई स्टार्टेड रनिंग, और रनिंग करते करते जैसे आई पिक्ड अप मैराथन रनिंग, मतलब कि 42 किलोमीटर्स रहते हैं, उसमें 42 किलोमीटर्स रन करना रहता है। और उसकी ट्रेनिंग ऐसे नहीं कि आप एक दिन उठ के 42 किलोमीटर्स दौड़ ले, आपको कंसिस्टेंटली उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है ग्रेजुअली। तो जैसे आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40 किलोमीटर तक जाओ, दैट इज़ लाइक 3-4 आवर्स ऑफ जस्ट योर सेल्फ। तो उस टाइम बहुत टाइम मैंने ऐसा एवरी मॉर्निंग ऐसा बहुत टाइम बिताया, और एक माइंड में कुछ जो भी थॉट्स वगैरह आते थे वो मैं लिखने लगा, वो सब माइंड्स थॉट्स में नोट डाउन करने लगा। आप मुझे पूछो क्यों, तो मैं बताऊंगा कि जस्ट मुझे अच्छा लगता था। वो थॉट्स लिख के मुझे एक टाइप का सुकून मिलता था, तो मैं बस लिखता था, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस मैं ये लिखता था। तो उस टाइम तक मेरी लाइफ में मैं जर्नलिंग नहीं करता था। जैसे जर्नलिंग मतलब लोग डायरी लिखते हैं, कुछ अपने थॉट्स वगैरह जो रहते हैं वो हर रोज़ थॉट्स लिखते हैं, तो वो मैं नहीं करता था। पर उस टाइम आई थिंक 2014 में हो सकता है, जब भी मैंने ये लिखना चालू किया, तो मैं रनिंग के लिए जाता था और 2-3 घंटे बस सिर्फ मैं और एक रास्ता और जस्ट पेड़ वगैरह जो इधर ही मैं आता था, मगोद ये साइड में रनिंग करता था। तो बस 2-3 घंटे जब भी आप सिर्फ अपने साथ रहो तो आपके माइंड में बहुत कुछ आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ आइडियाज़ नहीं बोलूँगा, इमोशंस और थॉट्स आएंगे अबाउट योर सेल्फ। तो बस मैं ये सिर्फ लिखता था, और मैंने एक ब्लॉग चालू किया, द 5 AM गाय करके। बहुत पॉपुलर है, हाँ। द बहुत प्रसिद्ध ब्लॉग है उनका। द 5 AM गाय इसलिए रखा था क्योंकि मैं 5 बजे उठता था और मैं रनिंग जाता था। तो ये इट वॉज मोर लाइक राइटिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने खुद के लिए लिख रहा था। और इसमें जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए रनिंग को लेके उस दिन, वो सब मैं स्टोरीज़ उसके बारे में या छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस उसके बारे में लिखता था। तो फिर ऐसा हुआ कि एक सिंगापुर बेस्ड मैगज़ीन 11 एशिया करके है, तो 2015 में ये ब्लॉग उनकी टीम ने इसमें से एक ब्लॉग पढ़ा, वो मुझे भी अभी भी याद है। इट वाज अ ब्लॉग अबाउट अर्थवर्म्स, क्योंकि जब भी हम ये मॉनसून में ये सब रास्ते पे जाते हैं तो बहुत सारे अर्थवर्म्स दिखते हैं। अर्थवर्म्स, हाँ, वो अड़सिया, गुजराती में अड़सिया। तो बहुत सारे अर्थवर्म्स दिखते हैं। तो बच्चों को भी पता है वो कंपोस्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये अर्थवर्म्स को लेके जो 2 घंटे मैंने जस्ट मेरे माइंड में चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे अर्थवर्म्स मर जा रहे थे, क्योंकि रास्ते पे चलते तो बहुत सारे क्रश्ड होते थे, बहुत सारे ऐसे गाड़ी के नीचे आ जाते। तो बस उतना सा एक इमोशन को लेके मैंने 2 घंटे सोचा, और एक ये ब्लॉग बस किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने आप के लिए लिखा था। और मुझे वो लिखने के बाद एक एम्पैथी टाइप का, समानुभूति जो बोलते हैं, वो फील हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ब्लॉग कुछ 5-6 महीने के बाद इट लैंडेड इन द हैंड्स ऑफ समबडी फ्रॉम 11 एशिया की टीम में से। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये ब्लॉग, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ये ब्लॉग हमें अपनी मैगज़ीन में पब्लिश करना है, तो आप कॉपीराइट्स बेच सकते हो क्या इसके। तो मैंने वो ब्लॉग के कॉपीराइट्स उनको बेचे, और वो उनके मैगज़ीन में पब्लिश हुआ। और उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि ये सब स्टोरीज़, ये सब एक्सपीरियंसेस एक फॉर्मल फॉर्म में लिखा जाए तो इट कैन टर्न इनटू अ बुक। तो अभी मैंने सोचा नहीं था कि आई वुड वांट दिस टू टर्न इनटू अ बुक। मुझे ऐसा, मैंने किताब मतलब लेखक मुझे हमेशा बनना था, पर ये मैंने सोचा नहीं था कि ये सिर्फ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो एक बुक भी बन सकता है। पर अभी ये है तो तो इसमें पहला तो है कि आपने अर्थवर्म्स देखे, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने दौड़ते हैं जो ये सब देखते हैं, दौड़ते ही नहीं है, गाड़ी में ही होते हैं या अपने विचार में उलझ रहे होते हैं, तो कुछ देख नहीं पाते। जैसे चाणक्य की भी एक प्रसिद्ध कथा है कि उनको जब आपने क्रोध की बात की, तो उनको भी क्रोध आया था जब धनानंद ने उनको धक्का मार के निकाल दिया था, जब वो सहायता के लिए गए थे।
कि भारत पे आक्रमण होने वाला है, सिकंदर आ रहे हैं, तो हमें सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। तो धनानंद जो जो उस समय के राजा थे, वो भ्रष्टाचारी थे, तो उन्होंने उनको कि आचार्य का क्या मूल्य है करके ब्राह्मण का अपमान करके निकाल दिया। तो तब कई लोग कहते हैं कि उनको गुस्सा आया, उनको क्रोध आया, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद वो बाहर जाते हैं, मतलब शिखा खोल देते वगैरह, ऐसी कथा है। बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चींटियाँ, जहाँ वो छाछ होते हैं ना, छाछ या कुछ खीर जो भी हुआ होगा, वहाँ चींटियाँ सब इकट्ठी हो गई है और एक छोटे से पौधे को मूल से उखाड़ रही है। तो तब उनको एक विचार आया कि ये धनानंद जो है, इसका जो राज्य है मगध उस समय का, उसको हम ऐसे उखाड़ सकते हैं, हम बाहर से आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन अगर भारत को सक्षम करना है तो भीतर से ही धनानंद को राजगद्दी से निकालना पड़ेगा। तो ये विचार आया उनके मन में। तो जो लोग कहते हैं कि उनको गुस्सा आया था या वो गुस्से में थे या क्रोध आया था, क्रोधित व्यक्ति थे, वो बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप गुस्से में हो तो आप चींटियाँ देख नहीं पाओगे। तो ये, और वो पंडित थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, तो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना ये उनका प्रतिदिन का कार्य था, है ना। उस आज अगर आप देखो कि हमारे उत्तम आचार्य कौन थे, तो उनका एक नाम आता है चाणक्य का। उनके जो एक एक सूत्र भी थे, है अर्थशास्त्र अभी मिला 100 वर्ष पूर्व, कहीं उपाध्याय के घर खो गया था इतने सालों, तो लेकिन आज भी उनके सूत्र प्रासंगिक है, उतने ही प्रभावशाली है, उतने ही शक्तिशाली है। तो ये जो कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, कि एक लेखनी जो है वो एक तलवार से भी ज़्यादा सक्षम है, शक्तिशाली है। तो ये उन्होंने दिखाया और उन्होंने धनानंद को जड़ से उखाड़ दिया, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दिया एक राज्य में। और उन्होंने कहा भी था कि ये मेरी जो जीत हुई है या आपकी जो हार हुई है, वो उसमें मुझे कोई प्रसन्नता अनुभव नहीं होती है, क्योंकि एक राजा जो भ्रष्टाचारी है, गद्दी पे बैठा है, वो किसका दोष है? एक शिक्षक का। तो मेरे पहले शिक्षक में कोई दोष हुए होंगे, है ना, विद्यालयों में कोई दोष होंगे जिन्होंने सिखाया नहीं कि पढ़ाना क्या है, लिखना, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, सोचना क्या है। तो इसलिए हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं इस राज्य में। तो आज मैंने जो किया, या आज जो हुआ है, उसमें ना मुझे प्रसन्नता होती है और आप तो पराजित हुए ही हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब दौड़ रहे थे तो आपने देखा, तो ये ऑब्जर्वेशन पहला, फिर आपने लिखा, और जो आपने अनुभव अपना साझा किया है, वो मैं भी कह सकता हूँ कि वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में भी सत्य है कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरा मन खाली हो जाता है, तो और विचार आते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मन में कोई ट्रैफिक जैम है, तो लिखता हूँ तो एक तो सब विचार गाड़ी में एक लाइन, सब गाड़ी एक लाइन में आ जाती है, वैसा हो जाता है। कुछ भी अभी भी जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने तुरंत ये लिख दिया बोर्ड पे। क्यों? क्योंकि मन में एक विचार होने चाहिए कि ये मूल उद्देश्य है। वो लिख दिया तो मन खाली हो गया, अभी और विचार आएंगे। तो अभी जो विचार आया है वो नूतन विचार है, वो पुराने विचार नहीं है। तो ये बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। थोड़ा अंतर हो सकता है सबके अनुभव में, बट ये अनुभव तो है ही कि मन में एक स्पष्टता आती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और अभी एक एक विचार दिखता है, जैसे बड़ा एक बलून हो वैसे दिखता है कि ये विचार आया। वैसे कॉमिक्स में जैसे बलून बताते हैं ना, क्लाउड या बादल दिखाते हैं, वैसे ये होता है। तो ये सिर्फ लेखक की बात नहीं है, आप भी अगर ये एज अ लेमैन, इफ़ यू पिक अप दिस हैबिट कि आपको बस अपने विचार लिखने हैं, बस एक पैराग्राफ लिखना है, तो उससे आपको जितनी क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि जब भी आप लिखते हो तो 5 मिनट का टाइम लगता है, तो जो आप सोचते हो वो आपको एग्जैक्टली आपके सामने दिखेगा, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि जैसे मनोवैज्ञानिक ने बोला कि आज के लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या सोच रहे, तो ये आप अपने थॉट्स लिखो, तब भी आपको एक अलग टाइप की क्लैरिटी आएगी कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब इन अ वे, यू डोंट से दैट, पर ऐसे ज़्यादा लिखते हैं तो पता चलता है कि 99% जो विचार है वो कोई काम के है ही नहीं। कितनी बार मैंने कुछ लिखा है, फाड़ के फेंक दिया है, लेकिन मन तो खाली हो गया। ऐसे ईमेल्स में भी मैं करता हूँ, कभी लिखता हूँ, ड्राफ्ट में पड़ा रहता है, फिर 2 महीने बाद डिलीट कर देता हूँ, तो मन खाली हो गया। मुझे लगा कि मैंने भेजा या अपना
किसी के साथ शेयर कर लिया, लेकिन कोई उसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब उसका कोई तत्व नहीं है उन विचारों का। और ये किताब लिखते वक्त भी बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि मुझे एक्चुअली तभी रियलाइज़ हुआ कि ओ मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, और वो जान के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा खुशी होती है कि मैं अपने आप को थोड़ा और अच्छे से जाना। और पूरी, मैं तो मानता हूँ पूरी भाग दौड़ जो है ये अपने आप को जानने के लिए ही है। मतलब यू कैन बी द टॉप CEO ऑफ द टॉप मोस्ट फर्म, पर अगर आप अपने आप को, आप क्या सोचते हो, क्या विचार, कैसे विचार है आपके, आपके अंदर अगर पीस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या इमोशंस आपके अंदर है, तो आपका कोई भी पोस्ट हो, आपका कोई भी सैलरी हो, आप जितने भी मशहूर हो, वो सब बेकार है। इसलिए तो देखने को मिलता है कि आज मतलब बहुत सारे सुसाइड केसेस इन सच सोशल फिगर्स, कि हम लोग को लगता है कि अरे ये क्या, मतलब इनके पास तो सब कुछ था, इनके पास तो कोई किसी की कमी नहीं थी, पर उनके पास कमी जो थी वो मेंटल क्लैरिटी की थी, और वो ना होते हुए, ये सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो ये आपने जो एक प्रैक्टिस, एक शब्द आपने उपयोग किया है, जर्नलिंग। तो ऐसा नहीं है कि सबको लेखक बनना है या सब बच्चे लेखक बने। जो हम जो भी सिखाते हैं ना विद्यालय में, ऐसा नहीं है कि सबको वो क्षेत्र में उत्तीर्ण होना है या उत्तम बनना है या श्रेष्ठ बनना है। सिर्फ वो एक सॉफ्ट स्किल है, मतलब उसमें से आप कुछ सीखोगे जो आपको जीवन भर सभी क्षेत्र में काम आएगा। जैसे हम सिनेमा इन स्कूल सिखाते हैं, सिनेमा देखना नहीं सिखाते, सिनेमा बनाना सिखाते हैं। तो उसमें भी जो स्टोरी टेलिंग का जो ढांचा है, जो प्रतिमान है, वो रीडिंग और राइटिंग में वही है, एग्जैक्टली वही। मतलब एक एक स्टेप स्टोरी टेलिंग का, कि कथा को कैसे प्रस्तुत करनी है, वो पूरी पहले 6 महीने यही सिखाता बच्चों को। उसमें ना कोई सिनेमा का कुछ था, ना वीडियो कैसे यूज करना है, फोन कैसे, कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ स्टोरी टेलिंग क्या होती है वो सिखाता। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि बच्चे लेखक बने तो बहुत अच्छा है, हम तो चाहते ही है कि ऐसे क्रिएटिव फील्ड में जाए। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा भी लिख पाए, जैसे 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया, वो आए शिकायत लेके, और मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे शाब्दिक रूप से मत कहो, लिख कर बताओ क्या हुआ, तो एकदम चौंक जाएंगे। और फिर लिखेंगे तो उनको लगा कि ये तो, इसमें तो कोई तथ्य है ही नहीं, और फिर अपने आप ही झगड़ा सुलझ गया। तो लिखने की जो प्रक्रिया है, जो आप कहना चाहते हो कि आप लेखक बनो या ना बनो, लेकिन आपकी मन की स्पष्टता बढ़ेगी, और इससे आप कुछ भी करोगे जीवन में, उसमें आप विकसित होगे, मतलब अग्रसर होगे, आगे जा पाओगे। नहीं तो क्या कि आपके मन के ट्रैफिक जैम की वजह से आप जा ही नहीं पाओगे आगे। और इसमें कई भावना उठती है, जैसे क्रोध एक है, भय एक है। इसमें आपने भय का भी उल्लेख किया है कि अंधेरे में दौड़ने से या अकेले दौड़ने से क्या क्या भय हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, वो पहले आपको पता ही नहीं होगा जब तक आप अकेले दौड़े नहीं तब तक। और जब तक आपने सोचा नहीं उसके बारे में और लिखा नहीं, तब तक वो स्पष्ट भी नहीं हुआ होगा कि ये क्या है भय। और कृतज्ञता, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी एक एक्सरसाइज है। एक साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले कहते हैं कि आप लिखो 3 चीज़, एक वस्तु ऐसी लिखो जिसके लिए आप मतलब हृदय से कृतज्ञता महसूस करते हो कि मैं देख सकता हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे पास कुछ मित्र है जो मेरे साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, वो एक बहुत बड़ी। मेरे प्लेट में भोजन आता है, स्वादिष्ट भोजन, तो रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है जैसे आपने कहा। लेकिन जो ऐसे प्रसिद्ध है, समाज में श्रेष्ठ है या धनवान है, उनके पास ये सब कुछ है, उसकी उन चीज़ों की ओर उनकी नज़र जाती ही नहीं है। उनकी दृष्टि सीमित हो जाती है कि मेरे पास क्या नहीं है, और वो मानसिक होता है, वो काल्पनिक होता है। तो जो आपका पहला पॉइंट था ना, कि हम देखते हैं तो एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, और पढ़ते हैं तो अनेकांतवाद जो है, अनेक दृष्टि से हम देख सकते हैं। यही वास्तव में मिसिंग है, कि वो देख ही नहीं पाते, एक दृष्टिकोण में अटक जाते हैं, और फिर गाड़ी वहीं पे अटक जाती है, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। जैसे 10 मिनट का झगड़ा हुआ जो आप कह रहे थे, पूरा दिन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी वहीं पे अटक गई है 10 मिनट, और 24 घंटे आपने उसको तो नकार ही दिया। तो ये जो मल्टी डिमेंशनल, मतलब अनेकांतवाद, हमारे जैन परंपरा में भी है कि अनेक दृष्टियों से, जैन में भी है,
और आप ज़ेन जापान में है, डाओइज्म करके है चीन में एक फिलसफी, वहाँ भी यही है कि आप अनेक दृष्टि से, और ये सब भारतीय परंपरा से प्रभावित हुए हैं। कि भारतीय परंपरा में हम कहते हैं कि अनेक दृष्टिकोण से आप एक ही परिस्थिति को देख सको, यही वैसे यही वास्तविक विकास है। विद्यालय का ध्येय यही होना चाहिए कि सा विद्या या विमुक्त है, हमारा ध्येय वाक्य तो है ही, यही ध्येय होना चाहिए कि आपकी दृष्टि मुक्त हो गई। मतलब आप उसी दृष्टि को, रावण को देखते हो तो भक्त भी दिखता है, राक्षस भी दिखता है, ब्राह्मण भी दिखता है, पंडित भी दिखता है, संगीतकार भी दिखता है, सब साथ में दिखता है आपको। एग्जैक्टली वही पॉइंट मैं बताने जा रहा था कि इवन फॉर पेरेंटिंग, जैसे टीचर्स एंड पेरेंट्स, जो छात्रों और जो पेरेंट्स हैं, उनको भी ये एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए जर्नलिंग की, क्योंकि हमारे माइंड में इतने ग्रजेस हम होल्ड करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जो हम ऐसे लेबल कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि रावण सिर्फ राम का शत्रु नहीं था, वो एक्चुअली एक भक्त भी था और बहुत ही भक्ति की है उसने। तो ये सब जो है हर एक पर्सन, हर एक सिचुएशन, हर एक वस्तु के बहुत सारे डिमेंशंस होते हैं, और हमें जो है इवन एज अडल्ट हम लोग सिर्फ बोलते थे कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, और हमारे बच्चे यही सीखते हैं हमसे। तो एक बार हम जो सिचुएशन हमें बुरा लगता है या अच्छा लगता है उसके बारे में हम लिखना चालू करें, तो हमें समझ में आएगा कि ये बुरा नहीं है, कि ये सिर्फ बुरा नहीं है और सिर्फ अच्छा भी नहीं है। हाँ दोनों बेसिकली यही तो है। मतलब जो बोलते हैं कि राग और द्वेष के अब ऊपर आप उठ गए तो आपने जो भी पाना है वो सब कुछ पा लिया। मतलब तो मुझे ये भी लगता है कि आप अगर लिखने लगते हो, ये सब पहले तो देखते हो और फिर लिखते हो, तो ये भी पता चलता है कि आपका मन है, सबका मन है एक समान है। मतलब उसमें जैसे आपने भावनाएं, क्रोध, भय, जो षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो तो सबके मन में होते हैं। तो आप कैसे दूसरों से अलग कैसे हुए, बताओ मुझे। तो जो आप निर्णय करते हो, जो आप लेबल करते हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये वैसा, ऐसा है, वैसा है, तो वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप उनसे आगे हो या उत्तम हो या श्रेष्ठ हो। क्योंकि मैं तो इतना पवित्र हूँ, तो मैं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे साहित्य में ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब मन को एक ही तरह से देखा गया है। अगर आप देखो अपने मन को और लिखो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, तो पता चलेगा कि सभी मन में वही विचार। इसलिए तो ये आपकी पुस्तक जो है उसमें आपने साधारण कथाएं कही है कि मैं दौड़ रहा था तो ये देखा, ये हुआ, ये हुआ, फिर भी लोग कनेक्ट कर पाए क्योंकि उनके मन में भी यही विचार आते हैं। मतलब मुझे ये पुस्तक पढ़ के मालगुडी डेज याद आया। फिर मिलिंद सोमान जिन्होंने फॉरवर्ड लिखा, उन्होंने भी वही लिखा था ना, कि मालगुडी डेज में कॉलेज में था तो पढ़ा भी था, देखा भी था, तो उसमें गांव की कथाएं थी। मतलब एकदम सिंपल गांव की कथा है। तो उसमें जो सिंपलिसिटी, सहजता, सरलता जो है हमारे भारतीय संस्कृति की, उसकी झलक मुझे मिली थी। और उसमें जो जर्मनी में नहीं मिल पाएगी या यूएस में नहीं मिल पाएगी या धन से नहीं मिल पाएगी, वैभव से नहीं मिल पाएगी, लेकिन सरलता और सहजता से जीवन में अगर आपकी सरलता है, जिसमें जैसे आप दौड़ रहे हो तो कुछ नहीं चाहिए, उसमें कोई इतना बड़ा एक्सपेंस भी नहीं है। हमने यहाँ स्पोर्ट्स डे किया तो सब भारतीय स्पोर्ट्स थे, भारतीय खेल थे, जो ना एक्सपेंसिव है, मतलब ना उसमें ऐसा कोई कुछ धन चाहिए ज़्यादा। जैसे आप क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, तो कितना धन चाहिए, उसके गियर खरीदने में आप रास्ते पे आ जाओगे कभी कभी। इसमें भारतीय खेल में ऐसा कुछ होता नहीं। दूसरा कि वो अग्रेसिव भी नहीं है कि कोई उसमें, जैसे कई बच्चे मुझे कहते हैं आइस हॉकी है या तो ये रेसलिंग है वगैरह में, फुटबॉल है, अमेरिकन फुटबॉल है, रग्बी है, उसमें झगड़ा करते हैं और उसको मतलब न्यूज़ है या चैनल्स है ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई धर्म युद्ध चल रहा हो। तो ऐसे संस्कार बच्चों को देना, फिर बच्चा हिंसा ही करेगा ना। तो ये रनिंग है, नॉन एक्सपेंसिव है, मतलब इनएक्सपेंसिव है और नॉन अग्रेसिव है। और आप तो अकेले दौड़ रहे हो, तो किसी के साथ स्पर्धा भी नहीं है, स्पर्धात्मक भी नहीं है। दौड़ रहे हैं और अपने विचारों के साथ एक संवाद कर रहे हैं स्वयं के साथ, उसको ही स्वाध्याय कहते हैं। और फिर अपने विचार लिख रहे हैं और फिर इसीलिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं।
मतलब मैंने जब पढ़ा, या मैं यकीन से कहता था कि लोग जो पढ़ते हैं वो इसलिए कनेक्ट कर पाते क्योंकि वो एकदम साधारण मनुष्य की जो परिस्थितियाँ होती है, मनुष्य के विचार होते हैं, भावनाएं होते हैं, वही आपने साझा की है। तो वैसा ही हुआ था कि तो जब भी ये बुक पब्लिश करने के लिए तो पब्लिश करने के लिए एक एजेंट होता है, तो एजेंट पिचेस द बुक टू द पब्लिशर, मतलब पब्लिशर्स को ये प्रेजेंट करते हैं और फिर पब्लिशर को अगर अच्छा लगा तो वो चूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने ये बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट उनको दिखाया, तो वो मुझे बोलने लगे कि वो जो मेरी एजेंट थी वो मुझे बोल रही है कि इसमें थोड़ा और मसाला चाहिए, थोड़ा और ये सब, थोड़ा एक्शन होना चाहिए, तभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, पर फिर वो मेरा बुक नहीं रहेगा, वो मेरा अनुभव नहीं रहेगा, वो एक ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए, ऑडियंस को खुश करने के लिए एक साधारण किताब होगी, तो वो मेरी नहीं रहेगी। तो मुझे ये नहीं चाहिए। अगर ये कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये कोई बुक नहीं पढ़ेगा तो भी मुझे ठीक है, पर जो मुझे ट्रूथफुल लगे, जो मुझे एक्चुअल फील हुआ हो और जो मुझे वास्तविक लगे, वही मुझे इसमें मैं रखना चाहूँगा। और उसके बावजूद भी तो मैंने जैसे बुक पब्लिश हुई तो मैंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखे नहीं थे, क्योंकि मेरी फर्स्ट किताब थी, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि बहुत लोग पढ़ेंगे या बहुत लोग के पास पहुँचेगी। पर जस्ट बिकॉज इसमें रियल थॉट्स, जो मेरे एक्चुअल वास्तविक इमोशंस और भावनाएं थी, वो लिखी गई थी, बहुत लोग, जैसे आपने बताया, वो कनेक्ट कर पाए। और बहुत लोग अभी भी मुझे उनका ईमेल आता है, उनका मैसेज आता है, तो अच्छा लगता है। और उनकी कुछ ना कुछ समस्या दूर होती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इससे धन कमाना वैसे भी मेरा कोई गोल नहीं था, पर अगर समाज में कुछ अच्छा हो इस बुक से, या किसी को वही क्लैरिटी, वही सुकून, मेंटल क्लैरिटी या मानसिक सुकून मिले जो मुझे मिला था, तो मेरा ये लिखना व्यर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि कथाओं के माध्यम से आपने लिखा है, वो भी एक उत्तम प्रक्रिया है लिखने की। स्टोरी टेलिंग जो हम बच्चों को सिखाते हैं, इतिहास पुराण की कथाएं भी कहते हैं, और जैसे उनके सिनेमा क्लास है उसमें स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं, राइटिंग में भी स्टोरी टेलिंग होता है। तो स्टोरी टेलिंग और मेरा फेवरेट है। और मैं भी जब रीडिंग से कनेक्ट हुआ, पढ़ने से, तो स्टोरी से ही कनेक्ट हुआ था। तो ये एक स्टोरी टेलिंग है ना, एक कला है कि आपको कथा कैसे प्रस्तुत करनी है, और ये कला मनोवैज्ञानिक को पता है, न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी पता है। आप देखो, न्यूज़ जो रिपोर्ट करते हैं उसमें भी कुछ आपको पसंद आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स की चैनल बहुत हाई होती है, मतलब व्यूअरशिप, क्योंकि उनको पता है कि इसको सेम फैक्ट्स है, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे करना है। और जो संस्कार होते हैं हमारे अंदर, मुझे लगता है कि ज़्यादातर कथाओं से ही आते हैं, क्योंकि फिलसफी तो कौन पढ़ता है और किसको समझ में आती है, बड़ी बड़ी फिलसफी। और कोई भी समाज की धारणा आप देखो तो वो कथाओं से बनती है, फिलसफी से नहीं बनती। बहुत कम फिलोसोफर्स या ये चिंतक होते हैं समाज में, ज़्यादातर लोग कथाओं से कनेक्ट। आज भी रामायण महाभारत से कनेक्ट करेंगे सब लोग, लेकिन आप वेदांत की बात करो, बड़ी बड़ी बातें करो, तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कथा के माध्यम से हम उनमें संस्कार का बीजारोपण भी कर सकते हैं, होता ही है जाने अनजाने में। तो कैसी कथाएं आप कहे बच्चों को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रीडिंग में क्या पढ़ते हैं बच्चे, जैसे आपने ये कथा कि आपने कहा कि पब्लिशर एजेंट ने आपको या पब्लिशर ने बोला कि इसको थोड़ा बदल दो, थोड़ा मसाला डालो, आपने ना बोला क्योंकि ये फिर आपकी कथा नहीं रहेगी। तो आपने जो लोग जो कनेक्ट हुए वो सत्व से हुए। आप मसाला डालते तो रजस से कनेक्ट होते, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रजस से होते, उसमें शायद ज़्यादा बिकती, हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन रजस से कनेक्ट होते। और जो देखते रहते हैं टीवी, वो तो पूरा तमस ही है, वो तो तमस में ही डूबे, क्योंकि अंधेरे में डूबे। तो हमें सत्व से कनेक्ट होना है। तो बच्चों को हम ये मैंने खुद अनुभव किया है विद्यालय में, कि अगर हम कथाएं कहेंगे, और कथाओं में आता है राग द्वेष, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सभी भावनाएं जो पात्र होते हैं उनमें उठती है। जैसे पांडवों कौरवों की कथा का, उसमें ईर्ष्या है, उसमें द्वेष है, उसमें भय है, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, सब कुछ है। तो भावनात्मक विकास उनका होगा कि एक तो ये सार्वजनिक सब भावना है, और कैसे हमारे पूर्वजों ने इनसे मुक्ति पाई, या जीवन को कैसे एक कृपा के माध्यम से अपने जीवन को कैसे चलाया, आगे ले गए, इन भावनाओं से ऊपर कैसे उठे, एक
लक्ष्य मिल जाएगा, एक उदाहरण मिल जाएगा, एक मार्गदर्शक मिल जाएगी उनको। राम की कथा कहो तो एक धर्म जिसने राम राज्य स्थापित किया, धर्म के मार्ग पे चले, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो बच्चों में मर्यादा का ज्ञान आएगा। नहीं तो आएगा ही नहीं। आप गाने देखते हो या टीवी फोन देखते हो, कैसे उनको पता चलेगा कि लक्ष्मण रेखा क्या है आपके जीवन की, जिसको लांघना नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी आप जो है बताइए कि जो कल्चरल या मॉरल डेवलपमेंट, मतलब और आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ, जो मॉरल्स तो खैर थोड़ा वेस्टर्न पाश्चात्य शब्द है, लेकिन जो संस्कार का बीजारोपण होता है, उस संस्कारों का विकास होता है, वो कैसे आपको हुआ पढ़ने से, लिखने से? क्योंकि मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। लिखने की बात जब भी आती है तो सबसे ज़्यादा तो मैं मानता हूँ कि जो लिखने की आवश्यकता है वो बच्चों को भी है, पर आज के ज़माने में पेरेंट्स को जर्नलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे इंग्लिश में एक कहावत है ना कि चिल्ड्रन आर नॉट प्रॉब्लम चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर प्रॉब्लम पेरेंट्स। जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्योंकि जैसे आप देखो, एक कोई छोटा बच्चा, हम लोग सबके छोटे बच्चे रहेंगे इधर, तो कोई ऐसा एक इमोशनल टैंट्रम वो थ्रो करता है, तो वो बस 10 मिनट के लिए बहुत ही अपसेट होता है या गुस्से में होता है, और वो 10 मिनट के बाद फिर से खेलेगा, फिर से वो तुरंत वो भूल जाएगा वो गुस्सा। क्योंकि अभी तो वो अपने इमोशंस समझ रहा है, वो अपने ये रोना क्या होता है, उसे क्या होता है, उसे मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये सब समझ रहा है। और हम लोग इतने बड़े होके भी अगर थोड़ा सा हम गुस्सा करें तो वो गुस्सा हम पूरे दिन तक चलाते हैं। तो इसमें ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हम पेरेंट्स को है। इसलिए ये जर्नलिंग से सबसे ज़्यादा, राइटिंग और जर्नलिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि मैं समझ पाया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। और इमोशंस, मुझे लगने लगा कि इमोशंस हमारे कंट्रोल में है, जो कि होने चाहिए। और जैसे मतलब कोई भी सिचुएशन हो, उसमें कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को संभाल के रखो, और हम खुद के लिए वो एफिशिएंट होना चाहिए जो भी हमारे इमोशंस है। बाकी संयम की जो बात है कि नियंत्रण होना चाहिए, मतलब घोड़े की लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने जीवन से, कि आपने जो निर्णय लिए, भले समाज की दृष्टि से हो कि अभी जर्मनी में इतना बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते थे, तो उससे ही कनेक्ट कर, क्योंकि आपके मन में, आपके चित्त में ऐसे कोई संस्कार पहले से आपके, हो सकता है अमर चित्त कथा से या कोई भी अलग अलग ग्रंथों से घुसे हो गए दिमाग में, जिसके कारण आगे जाके 10 वर्ष बाद आपके मन में ये विचार आया कि ये वैभव समृद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी। तो ये वहीं से आया, क्योंकि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे संस्कृति में सुख शांति को महत्व दिया जाता है, विद्या को, सरस्वती को महत्व दिया जाता है, ना कि केवल लक्ष्मी को, क्योंकि केवल लक्ष्मी से अलक्ष्मी भी आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये अगर हम देखें तो 2 विचार है, एक भारतीय विचार, एक पाश्चात्य का विचार। एक में संस्कार को महत्ता दी गई है, और पाश्चात्य में वैभव को, मतलब आपके धन को, केवल धन को, और लक्ष्य प्राप्ति को। और धन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे में उसको गौण किया गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा बचपन में, या जैसे आपने कहा आपके माता पिताओं ने आपको ऐसी कथाएं कही होगी, ऐसे बीज डाले होंगे आपके मन में, जिसके कारण आगे जाके ये निर्णय, ऐसा विचार उठा और ये निर्णय आप ले सके। तो ऐसी कोई स्मृतियां है आपके मन में कि ये कथा आपको मतलब हमेशा के लिए आपके मन में एक छाप छोड़ गई है? ऐसा कोई स्पेसिफिक कथा आई डोंट थिंक मेरे माइंड में है, पर संस्कार की जब भी बात आए तो मैं कहूँगा कि द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स। मेरी मम्मी यहाँ पे पीछे बैठी है शायद, तो वो बैठी होगी शांति से, पर वो है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। क्योंकि आज जो भी, जैसे भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं हूँ आज, वो सब उनके संस्कार की वजह से। और जो मैंने ये सोचा था कि जर्मनी में
मैं जॉब करूँगा या मेरा खुद का बिजनेस होगा या जो भी। और आई थिंक आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट यही है कि आप फेम और मनी के लिए काम, सब लोग चाहते हैं कि फेम और मनी ये दो चीज़ के लिए हम काम करें, और कैसे हम फेमस लगे, कैसे हम धनवान लगे। और हमारे बच्चों में भी समहाउ यही ट्रांसमिट हो रहा है, हम लोग के बच्चों में भी यही सोच ट्रांसमिट हो रही है कि ये दो चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, तो ही हम सक्सेसफुल कहे जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। और फिर सोशल मीडिया पे डालो, हाँ, फोटोज डालो कि हम यहाँ घूमने गए थे, वहाँ घूमने गए थे, इतना पैसा है, ये मिला वो मिला, और फिर ज़्यादातर फेक होता है, सब नकली होता है, दिखावे के लिए होता है। और दूसरों को जलाओ, मतलब दिखा दिखा के दूसरों को बताओ कि हम कितने आगे हैं आपसे। तो ये ट्रेंडिंग है, मतलब ये जो विचार है इसे चल, और गतानुगति मतलब भेड़ चाल में चलते रहते हैं लोग। तो ये सोच से इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, तो मैं मानता हूँ कि इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि यू गो बिहाइंड फेम एंड मनी तो यू विल बी सक्सेसफुल। पर जो एक्चुअली फेमस एंड धनवान लोग हैं, आप उनका अगर थोड़ा भी स्टडी करो तो इनसाइड दे आर नॉट एट पीस। ये सब जो भी कमाना था कमा लिया, जो भी मशहूर होना था वो हो लिए, पर फिर भी वो सुकून नहीं मिला। तो बचपन से मेरे पेरेंट्स का बस यही कहना था कि जो वो सुकून जो है ना, बस उसके पीछे पड़ो, बाकी जो भी चाहिए आपको उसके लिए। और वो एक बहुत सात्विक विचार था, और सात्विक विचार के पीछे हम पढ़ते, तो मैं मानता हूँ कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट यू देयर। तो ये बहुत ही सात्विक विचार हम मेरे और दीदी में आई थिंक बचपन से ही डाला गया था in many different ways. अभी I don't know of one particular story, or I can't point out one particular idea, पर उसकी वजह से जो ये माइंड में होता गया। और बीच में ऑब्वियसली ये जो जैसे कॉलेज में था तो बाहर का सोसाइटी का जो कंडीशनिंग था वो भी प्लेड इट्स पार्ट, और मुझे लगा कि नहीं, शायद पैसे और फेम कुड बी गुड। ये हद तक मैं बोलूँगा कि जब भी ये बुक पब्लिश होने आई, मुझे फिर भी लगता था कि मुझे ठीक है, मेरे सब विचार है, सब हो गया, पर उसके बावजूद मुझे फेमस तो होना है, ये बुक पब्लिश करके मुझे फेमस तो होना है। इतनी हद तक ये सोसाइटी का कंडीशनिंग रहता है कि आप इतने बचपन से इतने सात्विक विचार से बड़े हुए हो, पर फिर भी आपको जाके ये उधर खींच ही जाएगा कि नहीं, शायद ये हो सकता है कि इट इज़ अ वेरी फ्लावरी थिंग, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउट देयर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने अभी स्पोर्ट्स डे मनाया, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि हम स्पर्धात्मक रूप से नहीं मनाते। हम चाहते कि मतलब जैसे आप दौड़ रहे हो इसमें कि हेल्थ और फिटनेस आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ये आपके लिए हितकारी है। लेकिन सभी बच्चों ने नहीं, लेकिन कई बच्चों ने पहले पूछा, और उनको पता भी था कि ये जो विचार उनके मन में आया है या ये जो पूछने जा रहे हैं, व्यक्त करने जा रहे हैं, उसमें एक प्रश्न चिन्ह उनको ही लगाना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि हमें इसमें क्या मिलेगा, है ना। जैसे तो क्या सोचते हैं, ट्रॉफी है, कोई प्राइज है, हम जीते, फर्स्ट आए। आप फर्स्ट आए तो कोई तो हारा ना, और ये कोई ऐसी बड़ी तो कंपटीशन है नहीं कि विश्व ओलंपिक्स है या ऐसा कुछ। लेकिन ये जो सोच है स्पर्धात्मक, जो फेमस मतलब प्रसिद्ध बनने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, या अभी तो बच्चे हैं लेकिन आगे जाके फिर धन की लालसा, ये सब वहीं से आता है। ये पाश्चात्य जो प्रतिमान है उसका ढांचा ही ये है। मतलब आप उनकी कथाएं पढ़ो। मैं तो चाहता हूँ कि माता पिता बच्चों के साथ ही कथाएं पढ़े, और मैंने दोनों कथाएं पढ़ी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा आप दोनों पढ़ो। मतलब भारतीय भी पढ़ो, पाश्चात्य भी पढ़ो, और फिर देखो दोनों में अंतर देखो। अभी की नहीं, पुरानी भी 2000-5000 साल पुरानी, उनकी भी कथाएं पढ़ो आप। उसमें सभी में यही है कि जो नायक है, हीरो है, उसने क्या पाया, उसने जीवन में मतलब कहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद ट्रेजेडी, एक दुखद घटना शुरू होती है। उनकी सभी ट्रेजेडीज में ही एंड होती है। हमारे में सुखांत होता है और उनमें दुखांत ही होता है, क्योंकि वो जो भी पाना है वो पा लेते हैं। इलियाड है, ओडिसी है, जेसन गोल्डन फिश है, सभी कथाएं आप उनकी पढ़ो, इडिपस है।
तो जो पाना था वो पा लेते, उसके बाद एक चालू होता है उनका, उनके जिसको ट्रेजेडी कहते हैं, कि पूरा नीचे आते हैं, वो ऊपर तक जाते हैं, क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर नीचे आते हैं। तो ये नीचे आने का है ही नहीं हमारे, क्योंकि हमारे में ऊपर जाने का है ही नहीं, हमारे में अंदर जाने का है। ये भेद आपको कथाओं से पता चल जाएगा, फिलसफी से इतना पता नहीं चलेगा, वहाँ अगर आप बुद्धिजीवी हो तो पता चल जाएगा। लेकिन आम आदमी जो आप कहते हो, है ना, कि एक साधारण मनुष्य भी अगर कथाओं को पढ़ेगा तो उसको ये तो संदेश मिल ही जाएगा कि हमारे में, जैसे बुद्ध है, बुद्ध ने सब त्याग दिया, तो ये जैसे मेरे बचपन में ये कथा बहुत मतलब मेरे लिए बहुत प्रभावशाली थी। मेरे ऊपर एक छाप रह गई थी, अंगुलीमाला की कथा। तो मैंने भी अमर चित्त कथा में ही पढ़ी थी पहली बार, और मेरी उम्र भी उस समय पता नहीं 6 वर्ष की होगी। तो मैंने जब पढ़ी तो मुझे ये मतलब चित्त भी ऐसा था, शब्द भी ऐसे थे, और पढ़ने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे अंगुलीमाला एक डाकू थे, जो पहले एक सज्जन थे, फिर कुछ दुर्घटनाएं घटती है उनके जीवन में, और फिर वो डाकू बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, और डाका डालने के बाद या किसी को लूटने के बाद वो उंगलियां काटते थे उनकी, और जंगल में रहते थे जहाँ जो मुसाफिर आते थे उनको ऐसे यात्री आते थे ना, जो खास करके यात्रा पे जाते हो, तो उनको ऐसे उन पे ऐसा शोषण करते थे, हिंसा करते थे। एक दिन बुद्ध वहाँ से गुजरे, और कई लोगों ने कहा कि आप यहाँ से मत जाओ, यहाँ से जाओगे तो यहाँ एक डाकू है, उसका नाम ही अंगुलीमाला है, क्योंकि अंगुलियों की माला बनाते हैं वो, उनकी माला है। और 99 हो गए थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि 100 तक मैं जाऊँगा, क्योंकि उनके जीवन में इतना अन्याय हुआ था। तो जब बुद्ध किसी की मानते नहीं, वहीं से जाते, क्योंकि वो उनकी भिक्षा मांगने का वही एक मार्ग था, वहाँ से जाते तो अंगुलीमाल मिलते, देखते उनको, उनके पीछे भागते हैं, उनको मारने के लिए, लूटने के लिए, उंगली काटने के लिए। वैसे तो उनके पास कुछ था ही नहीं लूटने के लिए, लेकिन जो भी था भिक्षा पात्र में, तो वो उनके पीछे भागते हैं और पाते हैं कि हमेशा एक कदम उनके पीछे होते हैं। जितनी भी गति से भागते थे, जितना भी तेज भागते थे, उनसे एक कदम पीछे ही होते थे, और अंत में वो थक जाते हैं, और थक के गिर जाते हैं, और कहते हैं कि भगवान आप रुक जाओ। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तो कब से रुका हुआ ही हूँ, तुम दौड़ रहे हो। तो ये मतलब अभी तक मुझे ये शब्द याद है, और ये जो संस्कार है ना, ये भारतीय संस्कार है कि भागना, मतलब ठीक है आप बाहर से भाग रहे हो मैराथन में, लेकिन अंदर से आप शांत हो रहे हो, अंदर की जो चंचलता है वो कम हो रही है। बाहर भाग रहे हो लेकिन अंदर से आप स्थिर हो रहे हो। तो ये जो स्थिरता, स्तब्धता, अंतर्मुख होना जो एक संस्कार है, वो भारतीय संस्कार है। और ये मुझे लगता है कथाओं के माध्यम से आप बच्चों को, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि ये कथा कहने के बाद अभी मैं सोचूंगा ना कि भागना क्या है, रुकना क्या है, चंचलता क्या है, अचलता क्या है, मतलब मैं सोचने लगा, और आज तक सोच रहा हूँ। अभी भी ऐसा है कि मतलब क्या है ऐसा उनका, जिसको ओया कहते हैं अंग्रेजी में, कि उनका ऐसा क्या प्रभाव था कि एक डाकू, वही कथा नारद और रत्नाकर में भी होती है जो फिर वाल्मीकि बन जाते हैं, कि ऐसा क्या था उनमें कि एक डाकू में भी परिवर्तन आ जाता है। कोई डाकू होता नहीं है, वो पहले सब अच्छे ही होते, सज्जन होते थे, लेकिन दुर्घटना घटती है, और कभी उन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग किया नहीं होगा, तो उनको एक दुर्घटना से उन्होंने पूरा अपने जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं लोगों के साथ भी अन्याय करूँगा। ये रीडिंग राइटिंग से ये बच सकता है। और जैसे कंपटीशन की बात आती है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में रनिंग शुरू किया, तो इट वाज जस्ट अ हॉबी, और मैं अपने मानसिक क्लैरिटी के लिए रनिंग करता था, और फिजिकल फिटनेस वाज अ बोनस। तो जैसे वो करता गया, तो हमारा सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ आवर सोसाइटी इतना ज़्यादा रहता है, तो मेरे माइंड में भी मैं ये सोचने लगा कि छोटी मोटी जो रेसेस होते हैं, मैराथन्स रहते हैं, उसमें मैं पार्ट लूँ, उसमें मैं जीतूँ। और इतना रनिंग करने के बाद मेरा फिटनेस काफ़ी अच्छा था, तो मैं जीतता भी था। और फिर वो एक एडिक्शन जैसा हो गया कि बस ये रेस जीता, अभी और एक बड़ा रेस जीतना है, तो वो चलता गया। और मैंने, और घर पे भी अभी वो पूरा वो जो ट्रॉफीज़ का जो वो भरा है, पर उसमें आफ्टर अ पॉइंट मैंने रियलाइज़ किया कि जिस वजह से मैंने ये रनिंग स्टार्ट किया था, वो तो अभी कहीं खो गया है। अभी मुझे ना तो इसमें से खुशी मिल रही है, वो सिर्फ
जब भी जीतते हैं ना तो बस स्टेज पे बुलाते हैं और थोड़ा बहुत वो जो वाउचर्स वगैरह मिलता है, ठीक है, उतनी सी खुशी है वो, 10 मिनट की वो खुशी है। बाकी सब लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सोशल मीडिया पे ये सब यही सब जो रहता है वो अपलोड किया जाता है, लोग अपलॉज करते हैं इसके लिए। तो इससे जो मेरा मेन मोटिव था रनिंग का वो तो चला ही गया। वो अभी ना तो मेंटल क्लैरिटी है, ना तो मुझे अंदर, मेरे अंदर तो ऐसी खुशी है ही नहीं। अगर आप, और ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को भी झूठ बोलते हैं, अपने आप को हम बोलते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली मज़ा आया इसमें, मुझे प्राइज़ जीत के बहुत अच्छा लगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर हम झाँक के देखेंगे, अगर हम अपने आप में शांति से बैठ के देखेंगे तो लगेगा कि मैं अपने आप को ही झूठ बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही ये कंपटीशन का की मेंटालिटी आ गई तो जो पूरा रनिंग का द जॉय ऑफ रनिंग वो पूरा नष्ट हो गया। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं जो विच फोकसेस नॉट ऑन द आउटकम पर ऑन डूइंग द एक्शन, तो दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेटेज। और वो बहुत ही एक लाइफ में इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी डीप लर्निंग, अ डीप मैसेज। चाहे आप मैराथन रनिंग करते हो या फिर इफ़ यू आर राइटिंग। और मैं अपने सेम चीज़ मैं अपने सेकंड बुक के बारे में बताऊंगा, जो सेकंड बुक अभी मैं लिख रहा हूँ। तो ये बुक में अभी कैसा हुआ था कि एट दिस फेज़ जैसे थोड़े मैंने इसमें एक्चुअली 13 कहानियाँ हैं, वो थे एक्चुअली 42। सो 42 किलोमीटर्स ऑफ फुल मैराथन, इसलिए 42 स्टोरीज लिखे थे। उसमें से लास्ट के 21 स्टोरीज तो ऐसे ही स्क्रैप आउट हो गए। क्यों स्क्रैप आउट हुए? क्योंकि जब भी मुझे पता चला कि ये कहानियाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो एक बुक बन सकता है, तो मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया कि अभी मुझे बुक पब्लिश करने के लिए कहानियाँ लिखनी है। तो खैर वो तो जो लिखने में से जो सुकून मिलता था वो तो चला ही गया, पर अभी आई वॉज फोकस्ड ऑन गेटिंग दिस बुक पब्लिश्ड। तो जैसे ही वो मेरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया पूरा, तो ना तो लास्ट के 21 स्टोरीज लिखने में मुझे मज़ा आई, ना कोई सुकून मिला, और ना तो वो पब्लिश हुए क्योंकि वो मेरे रियल फीलिंग्स थे ही नहीं। और वो एडिटर ने पहले ही स्क्रैप आउट कर दिया कि ये इतने रियल नहीं लग रहे। मैं बोला कि थे ही नहीं रियल, मैंने बोला नहीं, पर मतलब मैं समझ गया कि ये रियल थे ही नहीं। और फिर भी वो सब के बावजूद मुझे लगता था कि जिस दिन ये बुक पब्लिश होगी तो मैं बन जाऊंगा एक सुपरस्टार, ठीक है, कि मतलब ये बुक पब्लिश होते ही मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, ये सब। क्योंकि ये हम लोग की सोसाइटी का कंडीशनिंग होता ही है, अगर तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। ये हर एक बच्चों में ये होता है कि हाँ मुझे कुछ बनना है, माइंड फेमस होना है या लोग मुझे जाने। तो मेरे माइंड में भी यही था। तो 5 साल पहले जब भी वो बुक पब्लिश हुई, मुझे लगा कि जब ये बुक पब्लिश होगी तो बहुत ही मैं फेमस हो जाऊंगा, ये सब। और वो बुक लॉन्च का जो डे था, जो दिन था बुक लॉन्च का, वो था भी बहुत सुंदर दिन। बहुत हमारे सब जो ऑल द पीपल हु रियली मेंट अ लॉट टू मी वो सब थे। और बहुत ही अच्छा मुंबई में बड़ा बुक लॉन्च हुआ। और वो बुक लॉन्च जैसे ही ख़त्म हुआ, वो 3-4 घंटे का जो बुक लॉन्च था, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ तो मुझे एक इतना इंटेंस एम्प्टीनेस फील हुआ, एक खालीपन महसूस हुआ अपने अंदर, कि बस यही था जो मैं इतने लास्ट के 21 स्टोरीज, मतलब ये बुक लिखी होगी मैंने ओवर 2.5 years जैसे मैंने बुक लिखी होगी। तो बस ये जो लास्ट का पूरा 1 साल जो मैंने लिखा, ये लास्ट के स्टोरीज जो आए भी नहीं, और मैं होप करता गया कि ये फाइनल डे मुझे बहुत कुछ देगा, तो बस ये इतना ही था। मतलब ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो कुछ 5-6 महीने थे वो मेरे लाइफ के सबसे डिप्रेसिंग महीने रहे। लोग सोचेंगे कि ये बुक पब्लिश करने के बाद तो, मतलब मैंने सोचा था कि पब्लिश करने के बाद तो मैं कहाँ चांद पे उड़ता होऊंगा, या पर वो नेक्स्ट 6 months बहुत ही डिप्रेसिंग थे, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था कि मेरा गोल ऐसा होगा, मेरा गोल ये है और मैं ऐसा फील करूँगा। और वो जो लिखने के टाइम पे जो प्रोसेस था, जो उस टाइम पे जो मज़ा आनी चाहिए थी, जो मज़ा लेनी चाहिए थी, वो मैंने ली नहीं। और आई वॉज ओनली फोकस्ड ऑन द गोल। तो अभी जो नेक्स्ट किताब मैंने लिखना चालू की, नेक्स्ट किताब मैं
अभी पूरा लिख चुका हूँ. इट इज़ अ नॉवल एंड इट इज़ टेंटेटिवली टाइटल्ड द स्टोरी टेलर ऑफ उमर साड़ी. हमारे यहाँ से कई सारे लोग होंगे उमर साड़ी से, तो वो स्टोरी टेलर ऑफ उमर साड़ी करके एक छोटे लड़के की कहानी है. तो उसमें उस बुक में मैंने बहुत कॉन्शियसली चूज़ एक डिसीजन लिया कि जो भी है जैसा भी है मैं रनिंग करूँ, मैं लिखूँ, तो मुझे उस दिन उस मोमेंट को एंजॉय करना है. क्योंकि जो प्रीवियस 6-7 महीने मैंने बिताए कि, और ये अप्रैल 2019 में पब्लिश हुई थी, और उस नवंबर 21, 2019 वो मेरा जन्मदिन है. तो उस दिन मुझे याद है कि मुझे बहुत ही खालीपन महसूस हो रहा था. मुझे लग रहा था कि इतना एक किताब लिखने के बाद मुझे तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मेरा जन्मदिन तो मुझे ऐसा नहीं बिताना चाहिए. तो उस दिन मैंने वो सेकंड किताब लिखने की शुरुआत की. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या लिखूँगा, पर आज वो एक फुल मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है. पर 2019 से लेकर 2026 तो इतने 6-7 साल मैंने ये बुक पे बिताए. और फिर जैसे मैंने मैन्युस्क्रिप्ट मेरे एजेंट को फिर से मैंने दी, तो फिर से मुझे सेम कमेंट्स मिले कि इसमें कोई पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, थोड़ा मसाला कम है, ये सब. तो मैंने बोला कि दीप्ति, इस बुक के लिए अगर ये एक भी कॉपी नहीं बिकेगी ये बुक की, तो भी मुझे जो मिलना है वो मिल गया है. क्योंकि ये बुक का जो हर एक चैप्टर, हर एक पैराग्राफ जो मैंने लिखा है और मुझे लिखने से जो सुकून मिला है वो तो मुझे मिल ही गया है. तो अभी एक भी कॉपी नहीं बिकी ना, तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा. तो ये जैसा है वैसा छपेगा, अगर नहीं छपेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वो ये इट वॉजंट जस्ट अबाउट राइटिंग, ये पूरा मेरी ज़िंदगी मुझे कैसे जीनी है उसका एक बड़ा लेसन मिल गया मुझे. ये वो 6 महीने जो बहुत ही डिप्रेसिंग थे, और उसके बाद ये 7 साल जिसमें मैंने ये बुक लिखी. और ये बुक लिखने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि वो इमोशंस हम एक्सप्रेस कर पाए, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए, तो ये जो बुक है उसमें वो जो लड़का रहता है वो हिमालय अपने अंदर की खोज के लिए हिमालय में जाता है, उसके एक फ्रेंड को ढूंढने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए. तो मैं खुद हिमालय गया. मैं उधर धर्मशाला, आपने सुना होगा, धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज करके एक हिल स्टेशन है, उसके ऊपर धर्मकोट करके एक छोटा सा गांव है. धर्मशाला और मैक्लोडगंज और धर्मकोट के बीच में एक छोटा सा गेस्ट हाउस था. वहाँ पे मैं गया था कुछ 10 दिन के लिए इन 2020 फेब. और 10 दिन होने के साथ ही मोदी जी ने कोविड का लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया. तो मैं उसके बाद कुछ 3-4 महीने वहीं पे रहा, विच वॉज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि मुझे एक्चुअली वो सब महसूस करने को मिला जो मैं लिखना चाहता था. मुझे एक्सपीरियंस करना था कि एक छोटे लड़के को अकेले जंगल में या माउंटेन्स में कैसा फील होगा, तो मैं उसको अच्छे से लिख पाऊँ, या जो सीन पहाड़ों में हो रहा है वो एक्चुअली मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा. तो खैर वो सेकंड बुक की बात हो गई. तो मैं यही मानता हूँ कि जो कंपटीशन का जो मेंटालिटी है वो एज पेरेंट्स हमें बहुत ही एक्टिवली इसको निकालना होगा. क्योंकि इतना सब जानते हुए भी मैं सेम ट्रैप में उसी ट्रैप में फंस गया था. तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी ये सब ऐसा माने कि फर्स्ट आना या रेस में पहला होना या बहुत फेमस होना, सबसे धनवान होना ही सिर्फ अच्छी चीज़ है. और इसके और मतलब ये बहुत ही कॉन्शियसली एक्टिवली हमको वी हैव टू कीप इनग्रेनिंग दिस इनटू देयर माइंड्स कि जो भारतीय सोच थी वो ये नहीं है और वो ये कभी हो ही नहीं सकती. हमारे मतलब आपने कई पॉइंट्स कहे कि ये तो मन की शुद्धि हो गई, मन का शुद्धिकरण होगा. तो हम वाक शुद्धि से अब आगे बढ़ गए, क्योंकि जो पढ़ने से लिखने से जो वाक शुद्धि होती है, आपकी लिखने में बोलने में जो स्पष्टता आती है, उससे भी आगे मन की स्पष्टता. और ये एक मतलब पराकाष्ठा है मन की स्पष्टता की. इतनी आपके मन में इतनी स्पष्टता हो कि मेरे जीवन का ध्येय प्रथम आना नहीं है, उत्तम बनना है. मतलब मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कुछ करने की आकांक्षा रखो कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है नहीं.
बनने में क्या होता है, आप बदल जाते हो, आपके जो मूल सिद्धांत होते हैं वही पीछे रह जाते हैं, आप कुछ बनना चाहते हो और वो बनने के चक्कर में उस यात्रा में फिर आप सच में आप में परिवर्तन, वो नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। और जो आपने कहा कि आपने बुक पब्लिश की, मतलब प्रकाशित तो हुई, उसके बाद एक ग्लानि आई, वही तो मैं कह रहा था कि ये पाश्चात्य यही है, क्लाइमैक्स आता है और फिर अधोगति आती है। मतलब उनको ये लगता है कि जो पाना था पा लिया, जो बनना था बन गया, लेकिन फिर भी कुछ मिला नहीं, ऐसा खालीपन लगता है। तो जो एम्प्टी वो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं आ पाती है। एक कथा है वाल्मीकि की, कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो सबसे प्रसिद्ध काव्य है ना, और फिर उनको पता चला कि लोक कथा है, ठीक है, फिर अभी रामायण में ढूंढने मत जाना। तो लोक कथा ऐसे कि उनको पता चला कि हनुमान जी ने भी लिखी है रामायण। तो और लोगों ने कहा कि हनुमान जी की रामायण की तुलना में आपकी तो कुछ नहीं है, आप में जो भी अनुष्टुप छंद है ना, ये तो सब साधारण संस्कृत के छंद और साधारण साहित्य है हनुमान जी के रामायण की तुलना में। तो उन्हें हनुमान जी के पास, हनुमान जी ने वो केले के पत्ते के ऊपर लिखा था, तो उन्होंने जाके हनुमान जी का पढ़ा, तो सच में रोने लगे कि अगर ये प्रकाशित हो गया ना तो वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने देखा कि वाल्मीकि जो दुख हुआ, तो हनुमान जी ने वो पत्ता फाड़ के खा गए। तो वो एकदम चौकन्ना हो गए कि ये क्या किया तुमने। वाल्मीकि जी बोले ये क्या किया, इतनी बड़ी मैं तपस्या की थी, इतना बड़ा काव्य लिखा और फिर आप खा गए उसको। तो हनुमान जी मुस्कुरा के बोले कि आपने लिखा रामायण प्रसिद्ध होने के लिए, आप प्रसिद्ध होगे। मैंने लिखा रामायण राम जी को पाने के लिए, और मैंने राम जी की प्राप्ति हो गई मुझे। मेरे हृदय में देखो राम जी हो गए, है विराजमान। तो मुझे जो उद्देश्य था लिखने का, है ना, जो प्रयोजन था लिखने का, वो तो सिद्ध हो गया। अब इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे मैं नाव लेके जा रहा हूँ, मैं वहां पहुंच गया, अब नाव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आपकी नजरों में ये मतलब लुप्त हो गया, लेकिन इसका जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया। तो ये भारतीय सोच है। और ये सोच तभी ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं जब भी हम वी एज पेरेंट्स इसको माने कि ये उत्तम है। क्योंकि हमारे बच्चे जो है दे कीप लुकिंग अप टू अस फॉर एग्जाम्पल्स। अगर हम ही लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये पाना है, वो पाना है, और जो वेस्टर्न मेंटालिटी है उसी को हम इफ़ वी स्टिल एम्ब्रेस दैट काइंड ऑफ वेस्टर्न मेंटालिटी, तो हमारे बच्चे अलग कैसे होंगे। हमारे बच्चे उसी सोच को फॉलो करेंगे। और जो मैंने बताया आफ्टर दोज, ये पब्लिश होने के बाद जो एक डिसेंडिंग कर्व जो हुआ था मेरे लाइफ में, तो उसके दौरान मुझे बहुत, ये बुक पब्लिश होने के बाद मुझे एडिटिंग के लिए बहुत इंक्वायरीज आने लगे कि हमने किताब लिखी है तो आप एडिट करोगे क्या। तो एडिटिंग मैं नहीं करता था, पर फिर घोस्ट राइटिंग के इंक्वायरीज आने लगे। घोस्ट राइटिंग मतलब, हाँ समझाइए। घोस्ट राइटिंग मतलब क्या मतलब भूत के बारे में लिखना नहीं रहता। घोस्ट राइटिंग मतलब जैसे कोई सेलिब्रिटीज़ है, जैसे जो फॉर एग्जांपल अगर तेंदुलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो खुद नहीं लिखता, या तो कोई सेलिब्रिटीज़ में अगर दे डोंट हैव द टाइम या फिर एबिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो लोगों को हायर करते हैं और उनको अपनी कहानी बताते हैं, तो दूसरे लोग ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन वो स्टोरी लिखते हैं और नाम तेंदुलकर का ही आता है। ठीक है, तो ये होता है घोस्ट राइटिंग कि मैं एक भूत हूँ, मैं घोस्ट हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने लिखा है, मुझे अपने पैसे मिल जाएंगे और उनको अपनी बुक मिल जाएगी। तो मुझे घोस्ट राइटिंग के बहुत सारे नहीं, 2-3 इंक्वायरीज आए। और घोस्ट राइटिंग में पैसा बहुत रहता है, क्योंकि ये सब these are all well to do people, तो they are willing to, if you write what they like, तो they are willing to pay you anything। तो उसमें पैसे बहुत रहते हैं घोस्ट राइटिंग के प्रोफेशन में। तो आई पिक्ड अप घोस्ट राइटिंग और मैंने 3 किताबें लिखी जो क्योंकि मेरा लीगल बाइंडिंग है कि मैं नाम नहीं बता सकता हूँ वो लोग का, तो मैं नाम नहीं बताऊँगा किसके लिए लिखी। तो वो 3 किताबें मैंने लिखी इन दीज 6-7 months, और मुझे जो भी पैसा मिला, जो भी ये
राइटिंग से पैसा कमाना वो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती थी मुझे, क्योंकि मेरा पैशन भी था राइटिंग, और अगर पैशन से पैसा मिले तो ऑब्वियसली फीलिंग बहुत ही अच्छी रहती है। इकिगाई हो जाएगा। राइट, तो ऐसे मे बी स्लाइटली डिफरेंट, तो ठीक है, तो राइटिंग से पैसा मिलने लगा तो मैं खुश हुआ, पर फिर भी आई वॉजेंट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा था। और मैंने रियलाइज़ किया कि ये अभी एट दिस पॉइंट मैं सिर्फ पैसे के लिए लिख रहा हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रही है। और इसके बाद मैंने एक भी घोस्ट राइटिंग प्रोजेक्ट लिया नहीं उसके बाद, और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे फोकस किया। और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे पेरेंट्स का इसमें, क्योंकि वो लोग ने, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे किसी में भी नहीं बोला कि ये मत कर। जो वट एवर आई वॉज डूइंग उसमें दे वर ऑलवेज वेरी काइंड एंड सपोर्टिव। और उन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, उन्होंने वो करके दिखाया या ना करके दिखाया। बस ये एक सिंपल सी चीज़ है जो मेरे पेरेंट्स ने की, और बहुत ही अच्छे से की, कि मैं आज उनको इतना मानता हूँ कि जो मैं हूँ आज मैं उनकी वजह से हूँ। सो दैट इज़ ओनली बिकॉज दे ओनली सेट एन एग्जाम्पल। वो लोग ने एक भी बार मुझे नहीं किया कि ऐसा मत करो। जो भी करना था लाइफ में वो लोग ने किया, और एज एन एग्जाम्पल मैंने दीदी ने फॉलो किया। तो इसके लिए तो अभी सेकेंड बुक के लिए पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट तो रहा, और जो पैसे और जो गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स का जो हम बात करते हैं, दिस इज़ हाउ इट लेट मी डाउन। एंड तो हम अंतिम समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि योग जो भारतीय संस्कृति का मूल है, उसमें यम है, पहले यम, तो उसमें पहला यम है अहिंसा। मुझे लगता है कि स्पर्धा से ऊपर उठना ही एक प्रकार की अहिंसा है, क्योंकि स्पर्धा में क्या होता है, किसी की हिंसा होती ही है, कम से कम मानसिक स्तर पे, क्योंकि आपने किसी को हराया और उसमें आपको सुख मिल रहा है, या जैसे उर्दू में कहे तो मज़ा आया है, तो इसमें यही हिंसा है। मतलब ठीक है, आप बड़ी स्पर्धा में जाओ जो देश भर में होती है, विश्व भर में होती है, लेकिन अगर आपको मज़ा आने लगे किसी को हराने में, छोटी छोटी बातों में, तो ये सोच, ये हिंसा है। तो पहला अहिंसा, और दूसरा यम है सत्य। तो आपने जो लिखा वही प्रकाशित हुआ। मतलब अगर एडिटर बोल रहा है, पब्लिशर बोल रहा है कि इसको बदलो, ये और बिकेगा, ऐसा करेंगे, तो इसमें आप सत्य को कॉम्प्रोमाइज़ करो। सत्य को आप बेच रहे हो और सत्य को बेच नहीं सकते, तो फिर आपको थोड़ा उसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के बेचना पड़ेगा, फिर वो सत्य रहेगा ही नहीं। तो अहिंसा और सत्य बच्चों को सिखाना, तो मुझे लगता है कि रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना, ये एक प्रथम सोपान होगा और उत्तम सोपान है। इससे क्या होगा कि उनका दिमाग खुल जाएगा। वास्तव में जो हम कहते हैं साविद्या या विमुक्त है, वो आप वास्तव में देख सकोगे बच्चों में। मैं चाहता हूँ कि अगर अभिभावकों को कोई प्रश्न हो, हमारे पास 5-10 मिनट है, आप आके यहाँ आके पूछ सकते हो कि आपको प्रश्न हो या संदेह हो, कोई संशय हो कि हम बच्चों को क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए। मैं तो चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ बैठकर पढ़े, आप भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, लिखो, लिखवाओ, और टेक्स्ट बुक का नहीं, जो सिलेबस मटेरियल होता है वो नहीं, अन्य में हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारी पुस्तकें, हमारा साहित्य, और इतना भंडार है, मतलब इतना अनंत भंडार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और भारतीय साहित्य तो उत्तम साहित्य है, वो आपको शांत रस तक ले जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कृपया आइए और बिना झिझक के पूछिए। और बहुत ही ऐसे तरीके से कहूँ जो सब लोग को बहुत अच्छा ना लगे, हम खुद ही को पहले अपने जो ये रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत है वो ख़त्म करके फ़ोन जेब में रखना होगा और किताब उठानी होगी, और बच्चों के साथ बैठ के, जैसे आपने बताया, अगर मन ना लगे तो भी बच्चों के साथ बैठ के करना ही होगा, तभी ये हैबिट उनमें डेवलप होगी और ट्रांसमिट होगी। वो आदत, वो समय लगता है आदत कोई भी बनने में। अभी क्या है कि रील्स की आदत पड़ गई है, व्यसन लग गया है, उसको उतारने में भी एक आदत को तोड़ना हो ना,
तो उसकी ये भी योग सूत्र में आता है कि आदत को कैसे तोड़ते हैं। कोई नकारात्मक आदत हो उसको कैसे तोड़ते हैं, तो उसका उसका जो विपरीत है सकारात्मक आदत है उसका अभ्यास करना पड़ता है और इसको छोड़ना पड़ता है, वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य से आप नई आदतें बना सकते हो, उसका निर्माण कर सकते हो। वो आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे, ऐसा मनोविज्ञान में कहा जाता है। 21 दिन लगते हैं कोई भी आदत को बनाने में, कोई भी आदत को छोड़ने में। जितना भी बड़ा व्यसन हो छूट सकता है, और जितना भी कठिन आपको कुछ लगे वो आप कर सकते हो। शर्त है कि आपकी मानसिकता हो और आपका अभ्यास निरंतर बना रहे उसमें। और इसमें आप देखोगे कि आप जो चाहते हो ना कि बच्चे की एकाग्रता बढ़े, बच्चे की स्पष्टता बढ़े, वाक शुद्धि बढ़े, मन का शुद्धिकरण हो, मन की शांति हो, प्रसन्न चित्त है, तो पूर्ण विकास जो आप बच्चे में चाहते हो उसका एक बहुत ही सरल और उत्तम मार्ग है पढ़ना और लिखना। ये रामबाण है। लगता है कि सरल, पढ़ने से क्या होगा, होता है, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। और बच्चों को क्या लिखाए, क्या पढ़ाए, इसका अगर प्रश्न आए तो लिखने के बारे में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हम बच्चों को जैसे खेल के रूप में लिखवा सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा पोस्ट कार्ड लिख दिया टू नाना नानी को, एक लेटर लिख दिया एक दिन, दूसरे दिन कुछ कहानी आपने शेयर की हो तो उस जैसे कहानी ख़त्म हो गई उसके बाद बच्चों को बोलो कि इसके बाद क्या हुआ होगा, वो डिस्क्राइब करते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखे। और दोष हो तो उसकी चिंता मत कीजिए कि उनका व्याकरण ठीक नहीं है या शब्दकोश इतना बड़ा नहीं है, वो सब अपने आप होगा। कि वाणी में शुद्धि नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जब हैंडराइटिंग वो तो बहुत बड़ी एक बात की हैंडराइटिंग, अरे वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी लिखते हैं। तो मैंने अभी भी उन्होंने कुछ लिख के मुझे प्रस्तुत किया थी, अशुद्धियाँ है, लेकिन मैंने अशुद्धि को नहीं देखा। मैंने कहा कि लिखा तो सही, और मैं उन अशुद्धियों को करेक्ट करूँगा, मतलब उनका शुद्धिकरण करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी उन्होंने लिखा, उसका जो आनंद उनको आ रहा है उसको लेने दो। एक दिन के बाद मैं उनको बता के ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन ये थोड़ी बहुत ये आप सुधार कर दोगे तो और भी अच्छा होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि व्याकरण, हैंडराइटिंग, ये सब अपने आप आएगा। वो क्या है कि मार्क्स सोचते हैं, शिक्षक हो, अभिभावक हो, दादा दादी हो, कोई वो मार्क्स सोचते हैं। तो मार्क्स में क्या होता है, ये सब दिखते हैं, तो उनको लगता है कि यही मूल होना चाहिए कि हैंडराइटिंग परफेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन लिखने में ऐसा नहीं होता। आपके तो एडिटर्स भी होते हैं, और मेन है आपकी मन में जो विचार चल रहे हैं उसको आप लिख रहे हो। तो मैं ये है ना, एक मेरे लिए एक उनके मन का नक्शा बन जाता है। मैं जो लिखते उससे मैं देख सकता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, जैसे चलते हैं उससे मैं देख रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि उनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो ये बहुत अलग दृष्टिकोण है। मतलब आप सही गलत की दृष्टिकोण से मत देखो, अभ्यास की दृष्टिकोण से देखो। गलतियां करने दो उनको, दोष हो गए कोई बात नहीं है, सभी ऐसा चलते, बच्चे ऐसे ही चलते हैं ना, पहले गिर जाते हैं फिर वापस उठते हैं, चलते हैं। तो ऐसे ही राइटिंग में भी ऐसे ही होता है, लिखने में। है आपके कोई प्रश्न? हाँ, माइक लीजिएगा तो सबको सुनाई दे। कैसे प्रेजेंट करते होंगे, कैसा आपका जीवन रहा होगा, वो सब दिखाई दे रहा था। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आया कि जैसा कि आपने कहा कि आपको एक स्टोरी लिखने के लिए एक बच्चे की आपको दूसरी जगह जाना पड़ा। वो हम भी समझते हैं, हम भी शारदा प्रभा स्कूल में हैं, तो हम भी ऐसा बच्चों को इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे जाके वो चीज़ों को फील कर सके, वो चीज़ देख सके। लेकिन एक रियल बच्चे की जो लाइफ है, जो आपने कहा, जो माउंटेन की आपने लिखी एक स्टोरी, तो उसमें आपने अपनी लाइफ बनाई, राइट? आपने अपने आप को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया कि आपने वहाँ जाके वो स्टोरी लिखी। और एक बच्चा जो सच में एक्चुअल वो जीवन जी रहा है, यानी कि आप वहाँ गए, आपने एक होटल बुक किया, उसमें आप रहे और आपने अपने आप को वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश की, बट एक ऑलरेडी उसमें है। तो इन दोनों का मैच कैसे होगा? वो मैच करने का मेरा प्रयास भी नहीं था। जो मैं हिमालयाज़ गया और मैं वहाँ पे रहा, और मेरा जो ये उसके क्लोज आने का जो मेरा प्रयास था वही मैंने व्यक्त किया था। और ये जो बोलते हैं कि एम्पैथी जो रहती है, सहानुभूति, वो डेवलप करने के लिए
ये मेरा प्रयास था कि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि वो कैसा फील कर रहा होगा, कैसा महसूस कर रहा होगा। वो 100% तो मैच कभी कोई कर ही नहीं पाएगा। जब तक मैं वो बच्चा ना बनूं तब तक वो हो ही नहीं पाएगा। और इमेजिनेशन, जो हम बोलते हैं, इमेजिनेशन वही है जो आप, ठीक है, मैं तो फिर भी उधर जाके मैंने फिजिकल कंडीशंस वो सेम एक्सपीरियंस किए। इमेजिनेशन जो डेवलप करने के लिए हम बच्चों में जा रहे हैं, वो वही चीज़ है कि आप घर पे बैठ के भी वैसा फील करो कि आप वही बच्चे हो, आप वही सर्कमस्टेंसेस में जी रहे हो, और फिर आप कैसा फील करोगे और उसके बारे में लिखो। तो ये आई हैड द मीन्स, ये पॉसिबिलिटी था, इसलिए मैं वहाँ गया, जस्ट टू बी एज क्लोज टू द रियलिटी एज पॉसिबल। पर हमें बच्चों में ये डेवलप नहीं ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल सिचुएशंस। कि हो सकता है बच्चा कुछ लिखना चाहे तो वो फिजिकल कंडीशन में रह पाए ना रह पाए, पर वो घर पे बैठ के जहाँ है वहाँ कैसे अपना जो लिखना चाहता है, जिसके बारे में लिखना चाहता है, वो पर्सनालिटी धारण, वो वेश धारण करके वो कैसे बेहतरीन अपने थॉट्स प्रकट कर पाए, उसी को इमेजिनेशन बोलते हैं। तो वही हम लोग का एम होना चाहिए, ना कि उधर जाके आप ठीक है, आप जा सकते हो, आप देख सकते हो, और वो भी एक इमेजिनेशन को बढ़ावा ही देगा, जो आप देखोगे, सुनोगे, बातचीत करोगे। पर वो नेसेसिटी नहीं होना चाहिए कि वो उसके बिना मैं लिख नहीं पाऊँ, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऊँ, वो देखे बिना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक एंटायर प्रोसेस है कि जैसे आप एक हैबिट बनाते जाओ तो उसके बाद आपको उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ही आपका बच्चा जो है वो विजुअलाइज कर पाएगा कि कैसे होगा, क्या होगा। जो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मिले उसको कॉम्प्लीमेंट करके कैसे अपना विचार अच्छे से व्यक्त कर पाए। वो एक संस्कृत में सुभाषित है ना, जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं, सत्वे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे। उपकरण मतलब रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज से आप सफलता नहीं प्राप्त करते हो, क्रिया सिद्धि नहीं होती है, सत्व से होती है। सत्व का अर्थ है मन की स्पष्टता, मन की शुद्धि, मन की एकाग्रता। तो वो तो आप जहाँ भी बैठे हो वहीं पे हो सकती है। मैं आपको उसमें तो अंतर्मुख होना है, बाहर थोड़ी जाना है। वो तो आप अनायास वहाँ गए ना, अब लॉकडाउन हुआ इसलिए आप वहाँ रुक गए, नहीं तो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो है ना किसी की नकल करनी, ये भी वहीं से आता है, स्पर्धा से ही आता है। क्योंकि जैसे एडिटर भी आपको अभी एडिट या पब्लिशर ने जो आपको कहा, वो कहाँ से कहा होगा? जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है और जो प्रसिद्ध हुए, वहीं से उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन लाई कि आप पुस्तक में ये डालो तो वो भी बिकेगी। और लोटस ऐसा होना चाहिए तो ही लोटस है। बच्चे को भी अभी यही लगता है। और मैं वहाँ जाऊँगी और आपने अच्छे से कहा कि आपका वो प्रयास भी नहीं था ना, आपका वो प्रयोजन था कि मैं एग्जैक्टली उसके जैसा बनूं, क्योंकि आप तो आप ही हो। तो ये तो आत्मकथा जैसी ही है, आत्मकथा ही है, और दूसरी भी वैसी ही होगी। भले आप वो बच्चे के दृष्टिकोण से लिख रहे हो, लेकिन वो विचार तो आपके ही है। तो वो वो नकल नहीं है, वो सहानुभूति। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसी कल्पना करो कि मैं वो होता तो, या मैं वो होती तो, मतलब आप वो हो नहीं। तो वो सहानुभूति है, वो भारतीय सोच है। और नकल करना किसी की, वो पाश्चात्य सोच है। उसमें उनमें यही होता है, जैसे कुछ हमारी मेथड देखी उन्होंने कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ या ये हम स्कूल में ये करते हैं, तो वो सीधा नकल कर देंगे। बट ये नहीं, जैसे हमारा आयुर्वेद का नकल कर लिया, उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट्स है, धातु है, वो टूथपेस्ट में डालते हैं पाश्चात्य। तो हमारे पास थे ऐसे टूथपेस्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, मेकअप, उसमें डालते हैं, फेनल डालेंगे, कार्डमम, लौंग है, ये आपके सौंफ है ना, इलायची है, ये सब डालेंगे उसमें, क्योंकि हल्दी है, ये सब। उनकी चाय भी हमारे जैसे कॉपी करते हैं। तो लेकिन उन्होंने आयुर्वेद की जो सोच है, आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, वो नहीं समझा। वैसे ही योग भी उन्होंने अपना लिया, कॉपी कर लिया, लेकिन व्यायाम के लिए करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, जिम में जो करते हैं वैसे ही वर्कआउट योग में करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो नहीं समझा। दोनों आयुर्वेद और योग में आत्मबोध, ये उसका प्रयोजन है। उसी प्रकार से जब हम स्कूल में सिखाते हैं, आजकल भारतीय लोग भी, एक जो कहने से भारतीय आप नहीं बनते हो, या आपकी चमड़ी के रंग से भारतीय नहीं बनते हो, आपकी सोच से बनते हो। तो आजकल जो हमारे इंडिया में रहते हैं वो भी लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ देखा अच्छा लगा, कॉपी कर लिया,
कॉपी पेस्ट कर लिया। बच्चे भी यही करते हैं, किसी का अच्छा है मुझे ऐसे बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है, कॉपी कर लिया। लेकिन जो आप अगर प्रेरित हो रहे हो तो उसके पीछे जो सोच है, जो मेहनत है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, उसको देखो ना। वो दृष्टिकोण आप लो और फिर आपका एक अलौकिक विशेष उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो जैसे अभी अगर ये वही है जो उमर साड़ी का बच्चा है तो कोई पुस्तक का कोई अर्थ रहा ही नहीं ना। वो तो अच्छा है कि वो ही लिख ले पुस्तक, लेकिन आदित्य श्रॉफ रहते हुए उनके विचार आप व्यक्त कर रहे हो तो ये आपका विचार हो गया। मतलब अब कहानी उनकी है, सिर्फ कहने मात्र से स्टोरी टेलर ऑफ उमर साड़ी है, मैं कहानी तो आपकी है। सेम ऐसा ही सभी पुस्तकों में ऐसा ही होता है। ये जो फिक्शन होते हैं वो भी वैसे कहानी आत्मकथा ही होती है, लेकिन ऐसे कहने का ढंग है कि मैं उसके माध्यम से कहूँगा। तो आपका खूब खूब धन्यवाद और अभिनंदन, और हमारी सभी की ओर से शुभेच्छाएं। आपके दूसरे पुस्तक के लिए प्रकाशित होते ही आप पुनः यहाँ पधारिएगा और हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं भी पढ़ूंगा, मैं उत्सुक हूँ, मेरे में भी उत्साह है कि आपकी पुस्तक प्रकाशित हो और मैं भी पढूं और मैं भी उस काल्पनिक दुनिया में थोड़े क्षण के लिए जाऊँ और उसमें उसका आनंद लूँ। तो सभी को का भी हार्दिक अभिनंदन।